Hey guys, this is CA रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू और आज है हमारा डे 22 एंड पार्ट इज योर ठीक है ऑफ पीजीबीपी। ठीक है, तो आज हमारा डे 22 पार्ट 4 ऑफ पीजीबीपी। आई होप कि जो पहले के बचे हुए टॉपिक्स हैं आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अभी तक अपन लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? तो अभी तक अपन लोगों ने इससे पहले तक सबसे पहले स्टार्ट किया है सेक्शन नंबर 28 जिसको बोलते हैं अपन चार्जिंग सेक्शन। फिर बोलता है सेक्शन नंबर 29 दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी कि पीजीबीपी आपको निकालना कैसे है। तो बोलता है सेक्शन 30 से लेके 38 तक के एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे सेल से तो आपका जो प्रॉफिट है वही आपका पीजीबीपी है। 29 के बाद आता है सेक्शन नंबर 30 एंड 31 विच रिलेट्स टू रेंट रेट रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड बिल्डिंग। उसके बाद है सेक्शन 32 दैट इज डेप्रिसिएशन। सेक्शन 35 विच इज कॉल्ड एज साइंटिफिक रिसर्च। देन सेक्शन 35 AD जिसको बोलते हैं अपन स्पेसिफाइड बिजनेस। देन सेक्शन 35 D जो होता है आपका बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एंड देन सेक्शन 35 DDA दैट इज एक्सपेंस ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। उसके बाद सेक्शन नंबर 36 जो अपन लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया है सर्टेन डिडक्शंस की कुछ डिडक्शंस आपको कब मिलेगी कैसे मिलेगी उसकी बात करता है। और सेक्शन 37 बात करता है जनरल डिडक्शंस की जनरली अगर आपको कोई खर्चे की रिडक्शन चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि आपको वो खर्चे की रिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। तो वो है आपका सेक्शन नंबर 37। ठीक है, अब अगर अपनी टेक्स्ट बुक में आ जाए अगर तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? तो वो है आपका टीडीएस एंड टीसीएस। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है मैंडेटरी डिसअलाउंस एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ सेक्शन 40, 40A एंड 43B। ठीक है, अब लेकिन इसको समझने के लिए ना आपको पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि टीडीएस होता क्या है, टीडीएस के मैकेनिज्म्स क्या होते हैं। पहले आपको बेसिक यही समझना पड़ेगा कि टीडीएस क्या होता है। फिर टीडीएस डिडक्ट होगा नहीं होगा उसके मैकेनिज्म क्या है वो सब तो अलग बात की बात है, बट टीडीएस ही समझना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को या टॉपिक को बिल्कुल अलग से स्टार्ट किया, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया। इसमें पूरी जो बातें हैं वो किससे रिलेटेड की जाएगी, टीडीएस डिडक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बेसिक टीडीएस क्या होता है, देन विल बी कंटिन्यूइंग द टॉपिक। ठीक है, अब तो उसमें अपन आ जाते हैं सबसे पहले हमारी चार्ट बुक के अंदर। और चार्ट बुक जो हमारी फुल चार्ट बुक है इसमें मैंने टीडीएस का जो चार्ट है उसी में एक क्या बोलते हैं बाइफरकेशन दिया है, वो भी बहुत गजब का बाइफरकेशन है जो आपको क्या बोलते हैं एकदम टोटल क्लैरिटी देता है कि टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स में क्या फर्क है करके। और हमारा वो टीडीएस वाला टॉपिक स्टार्ट ही उसी से होता है। ये जो है वो आपको परफेक्टली एकदम एग्जैक्टली डिफरेंस बताएगा बेसिक लेवल से कि टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है, कहाँ पर टीडीएस लगता है, कहाँ पर टीसीएस लगता है, कहाँ पे वर्ड डिडक्टेड यूज किया हुआ है, डिडक्ट कलेक्टेड क्यों यूज किया हुआ है, वो सारी बातें। ठीक है, तो ऊपर में टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है बेटा टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स एंड ओवर। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे आप लोगों की स्पीड के हिसाब से। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? टीडीएस। टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, फुल फॉर्म ये हो गया। टीसीएस दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, और एडवांस टैक्स, तो एडवांस टैक्स तो ऑलरेडी फुल है। तो पहला हो गया आपका टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दूसरा हो गया टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और लास्ट वाला आपका है एडवांस टैक्स। ठीक है, अब यूजुअली होता क्या है बेटा? यूजुअली ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई असेसी है, ठीक है, अगर आप एक असेसी हो तो आपको क्या करना पड़ता है? रिटर्न फाइल करना होता है, रिटर्न ऑफ इनकम। जिसको रिटर्न फाइल करना होता है, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होता है, एक ही वर्ड होता है। तो आप क्या करते हो? रिटर्न फाइल करते हो। किसका करते हो? इनकम टैक्स का करते हो। तो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कितनी बार करना पड़ता है एक साल में? एक ही बार। ठीक है, मतलब साल में आपको एक ही बार फाइल करना होता है। तो आप कैसे फाइल करते हो? तो जो आपका प्रीवियस ईयर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है 25-26, तो जो इनकम आपने 25-26 में कमाई है उसका टैक्स आप कब भरोगे? असेसमेंट ईयर 26-27 में।
ठीक है, कि जो आपने कमाया कब है, जो आपने कमाया है 25-26 में, 25-26 में जो कमाया है उसका टैक्स आप भरोगे 26-27 में। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 25-26 में तो मैं कमा रही हूँ ना, तो उस टाइम तो मैं देखूंगी, फिर 26-27 में टोटल करूंगी कि पिछले साल कितना कमाया और इस साल टैक्स पे करूंगी। सेम जब ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा 26-27, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 27-28। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। अब जब मैं 26-27 की बात करूं तो ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च 2027 को खत्म होगा। तो इसमें भी कब तक पटाना है, या पूरे साल भर में कभी भी टैक्स पटा सकते हैं, नहीं, उसमें भी क्या दी गई है, ड्यू डेट दी गई है। तो उसको बोलते हैं क्या, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। ड्यू डेट ऑफ ROI या रिटर्न ऑफ इनकम या रिटर्न फाइलिंग भी बोलते हैं, दोनों वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब एक असेस्टी है, तो उसके लिए ड्यू डेट क्या है, कब तक उसको रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, तो उसको ना असेसमेंट ईयर की या तो 31 जुलाई को करना है। मैम आप बोलोगे लास्ट ईयर तो 31 अगस्त, तो बेटा सरकार ना इसको आगे ड्यू डेट डेडलाइन बढ़ा सकती है, बट हर साल जनरली कब तक करना होता है, 31 जुलाई। तो 31 जुलाई को आपको करना होता है। उसके बाद 31 अक्टूबर तक कुछ लोगों की डेडलाइन है, 31 अक्टूबर, और कुछ लोगों की डेडलाइन है 31 नवंबर। 31 नवंबर का जिक्र आपके बुक में नहीं किया होगा, क्योंकि ये फाइनल वालों के लिए इंक्लूड करता है। इसमें जो एसएससी फॉल करते हैं वो आपको अभी नहीं पढ़ाए जाते, वो फाइनल में पढ़ाए जाएंगे, तो इसलिए आप इसको अभी नहीं भी फोकस करोगे तो चलेगा। ठीक है, अभी आपकी ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर। तो किसके लिए 31 जुलाई है और किसके लिए क्या है, 31 अक्टूबर है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बट मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। तो किसके किसके लिए है, कैप के लिए। कैप मतलब सी मतलब क्या हो गया, कंपनी। ए मतलब क्या होता है, ऑडिटेड असेसी या ऑडिटेड पर्सन भी बोल सकते हो आप। और पी मतलब पार्टनर्स ऑफ ऑडिटेड फर्म। पार्टनर्स ऑफ ऑडिटेड फर्म मतलब जो पार्टनरशिप फर्म जिनकी ऑडिट हो चुकी है उनके पार्टनर्स। एक सेकेंड रुकना। जो पार्टनरशिप फर्म जिनकी ऑडिट हो चुकी है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं उनको लिया जाएगा यहाँ पर। तो 31 अक्टूबर है किसके लिए, हमारे हिसाब से हमारे कैप के लिए है। कैप मतलब सी मतलब कंपनी, ए मतलब क्या होता है, ऑडिटेड असेसी, और पी मतलब पार्टनर्स ऑफ ऑडिटेड फर्म। ठीक है, तो 31 जुलाई किसके लिए, तो ये है आपका अदर्स। मतलब जो किस में नहीं आते, 31 अक्टूबर में नहीं आते, 30 नवंबर में नहीं आते, मतलब जो नॉन ऑडिटेड असेसी है। कौन से हैं, नॉन ऑडिटेड, जिनकी ऑडिट नहीं हो रही है। इन जनरल की बात करते हैं, नॉन ऑडिटेड असेसी। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो जो जनरल लोग हैं जिनकी ऑडिट नहीं हो रही है वो सब किस में फॉल करेंगे, 31 जुलाई। ठीक है, तो अभी आपको सबसे ज्यादा क्या याद रखना है कि ड्यू डेट ऑफ ROI का मतलब क्या होता है, कि एक डेट होती है जब तक आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होता है। ठीक है, सरकार आपको एक डेट बताती है कि इस डेट तक आपको इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो फाइल कर लेना है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। तो असेसी को क्या होता है, इस डेट तक रिटर्न फाइलिंग करनी होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये तो आपने प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई है लेकिन टैक्स पे किया किसमें, असेसमेंट ईयर में। अब सरकार को कई बार ऐसा लगता है कि बेटा अब डिफाल्टर ना निकल जाओ। ठीक है, डिफाल्टर ना निकल जाओ मतलब ऐसा हुआ कि आपने कमाया प्रीवियस ईयर में पैसा और पूरा का पैसा खर्च भी कर दिया 25-26 में। फिर जब टैक्स पेमेंट करने की बारी आई तो आपके पास तो पैसा ही नहीं है टैक्स पेमेंट करने के लिए, जितना टैक्स पटाना चाहिए था उतना तो आपने खर्च कर दिया, उससे ज्यादा। तो इसलिए सरकार को थोड़ा डर है। तो सरकार बोलती है कि कुछ कुछ जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स है मैं हम आपको आपसे कलेक्ट करते रहेंगे प्रीवियस ईयर में।
फाइनल जो आपका कैलकुलेशन है वो कब करेंगे, पूरा आपका जो लेखा पढ़ी करके जो फाइनल पेमेंट है लास्ट में कैलकुलेशन, भले वो ठीक है वो ड्यू डेट में अपन कर लेंगे, लेकिन कुछ कुछ तरीके से ना आपसे प्रीवियस ईयर में भी टैक्स क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, ताकि आप ऐसा ना करो कि पूरा का पूरा पैसा ही खर्च कर दो। तो सरकार को डर है कि भाई तुम पूरा पैसा ना खर्च कर दो, तो सरकार बोलती है कि हम लोग क्या करेंगे, टैक्स कलेक्शन इन प्रीवियस ईयर या टैक्स टू बी पेड इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, कि जो एक एसएससी है ना वो प्रीवियस ईयर में भी क्या करेगा, सरकार को टैक्स भरेगा। तो प्रीवियस ईयर में सरकार ने टैक्स लेने के 3 तरीके निकाले हैं। कौन से 3 तरीके हैं वो, तो एक है जिसका नाम क्या है, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एक का नाम क्या है, टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और एक का तरीका है एडवांस टैक्स। ठीक है, अभी आप इनका टैक्स दे दो, टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, टैक्स कलेक्ट हो जाएगा, एडवांस टैक्स चला जाएगा। ये जो फाइनल असेसमेंट है ठीक है, टीडीएस टीसीएस सब माइनस करने का फाइनल टैक्स पेमेंट, जो फाइनल कैलकुलेशन है वो हम कर लेंगे ड्यू डेट में। लेकिन प्रीवियस ईयर में तुम क्या करो, पूरे डिफाल्टर ना बन जाओ, या प्रीवियस ईयर में तुम पूरा पैसा ना खर्च कर दो। तो सरकार कुछ कुछ तरीके से आपसे प्रीवियस ईयर में टैक्स जो है वो कलेक्ट करके आपका जमा करना चाहती है। और ये आपका टैक्स दिखता है किसमें, आपके 26 एएस में। और अब तो आपका एआईएस टीआईएस भी आ गया है, और एनुअल इंफॉर्मेशन समरी एंड टैक्स इंफॉर्मेशन समरी। अगर आपने कहीं शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट किया, आपको डिविडेंड आया, इंटरेस्ट आया, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आया, आपको भले पता हो ना हो, सरकार को सब पता है वो कितना इंटरेस्ट आ रहा है करके। ठीक है, तो वो वाली बात चल रही है। तो टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स। अब ये हो गया टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स। तो 3 तरीके सरकार ने टैक्स निकालने के, एक बताया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और एडवांस टैक्स। अब मैं इनका क्या दे देती हूँ, ब्रीफ दे देती हूँ। ठीक है, तो ब्रीफ में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एडवांस टैक्स का मतलब क्या है, कि एसएससी क्या है, सेल्फ पेमेंट है। एडवांस टैक्स क्या है, सेल्फ पेमेंट। मतलब अगर मैं हूं तो मुझे अपनी इनकम को ही क्या करना है, परसेंटेज में देना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में टैक्स भरना है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में टैक्स भरना, थर्ड में, फोर्थ में। मतलब मेरी इनकम है तो मुझे अपनी इनकम पे टैक्स भरना है, तो उसको बोलते हैं क्या, अपन एडवांस टैक्स। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, टीडीएस की। तो टीडीएस के केस में क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में आपका टैक्स क्या हो जाएगा, इनकम से पहले आपका डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो पर्सन जो है, एक पर्सन है, यहां पे क्या होता है, पेयर, पेयर विल डिडक्ट टैक्स एंड मेक बैलेंस पेमेंट टू पे। तो यहां पर क्या है, एक बंदा है पेयर, जो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने किसी को घर किराए पे दिया है, तो आप क्या हो गए, पे। तो जिसकी इनकम है वो पे, और जो पे कर रहा है आपको एक्सपेंस, वो कौन है, पेयर। तो जो किराएदार है ना वो क्या करेगा, आपके रेंट में से टीडीएस डिडक्ट करेगा, और टीडीएस डायरेक्ट सरकार को देगा, और जो बैलेंस रेंट है वो आपको पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो जो पेयर होता है ना, जो टैक्स डिडक्ट कर रहा है, जो टैक्स काट रहा है, तो जो काट रहा है बेटा वो कौन है, पेयर है, और जिसका कट रहा है वो कौन है, पे है। ठीक है, याद रखना, जो काट रहा है टीडीएस, ज्यादा दिमाग में लगाना है। तो जो काट रहा है टीडीएस वो कौन है, पेयर। जिसका कट रहा है टीडीएस वो कौन है, पे। तो जिसका कट रहा है, किसका कट रहा है, पे का कट रहा है, तो पे को क्रेडिट मिलेगी। क्रेडिट किसको मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स किसका है, पे का है, तो क्रेडिट किसको मिलेगी, टैक्स की पे को मिल जाएगी। ठीक है, अभी जो क्रेडिट वेडिट जो जो वर्ड अगर आपको थोड़े से डाउट में भी है, तो आगे जाके धीरे धीरे क्लियर सब समझ हो जाएगा। अब यहां पर है एक कलेक्टर, कलेक्टर विल कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कलेक्टी। कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कलेक्टी, तो कलेक्टर जो है वो टैक्स कलेक्ट करेगा, मतलब आपसे मांगेगा कि वो आपको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है।
कलेक्टर जो है वो सेल कर रहे हैं तो आपसे जो टैक्स जो है उसमें इंक्लूड करके, जैसे जीएसटी इंक्लूड करके लेते हैं तो वैसे वो टीसीएस इंक्लूड करके लेगा और उसको गवर्नमेंट को पे कर देगा, ठीक है। और एडवांस टैक्स में आप क्या करते हो, आप अपनी खुद ही इनकम असेस करते हो साल भर की और उसके हिसाब से कुछ पैसा जो है सरकार को पेमेंट कर देते हो, तो उसको बोलते हैं अपन एडवांस टैक्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है टीडीएस, दूसरा क्या है टीसीएस और तीसरा क्या है आपका एडवांस टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स टू बी पेड इन प्रीवियस ईयर में टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स जो है वो, यहां तक समझ आ गया। अब आ जाते हैं अपन अपनी चैट बुक के अंदर। अब सबसे पहले बात करते हैं एडवांस टैक्स। ऊपर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट हैज 3 ways टू रिकवर टैक्स इन प्रीवियस ईयर, दैट इज एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस। सिर्फ 3 तरीके, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर में टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सके इनकम टैक्स के अंदर। इनकम टैक्स के अंदर 3 तरीके, ठीक है। अब सबसे पहला तरीका जो है वो क्या है बेटा, एडवांस टैक्स, ठीक है। अब एडवांस टैक्स में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो टैक्स पेयर, पेयर है, और ये क्या है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो बेसिकली टैक्स पेयर जो अपना टैक्स पटाना चाहता है, तो ये कौन है हमारा असेसी, ठीक है। असेसी, अब इसका नाम हमने रखा है क्या, बबलू, यस। जो बबलू है उसको अपना टैक्स पटाना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप टू 15% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, कि जो आपकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है उसका 15% आपको पहली इंस्टॉलमेंट देनी है, अप टू 45% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, तो आपको टोटल में 45% पटाना है सेकेंड इंस्टॉलमेंट में। तो अगर आप पहली बार में 15 पटा चुके हो तो दूसरी बार में आपका 30% ही आएगा, ठीक है। फिर थर्ड में बोल रहा है अप टू 75% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, तो अगर आपने पहले 45% तक पूरा हो चुका है तो आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में 30% ही आएगा, ठीक है। और लास्ट में बोल रहा है अप टू 100% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, तो अगर आपने पहले 75 पटा दिया तो आपका डिफरेंस कितना बचेगा, सिर्फ 25% ही बचेगा। तो यहाँ पर बोलते हैं अप टू 15%, अप टू 45%, तो अगर पहले 15 नहीं हुआ है तो आपको डिफरेंस पूरा मिला के 45 ही भरना है, ठीक है। तो पहले का शॉर्ट फॉर्म भी आप सेकंड में इंक्लूड कर लो। थर्ड में बोलता है 75, पहले आपने कुछ भी नहीं भरा है तो भी तीसरी इंस्टॉलमेंट आपकी 75 की ही आएगी, तो अभी तक पूरा 75 कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर पहले कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको अभी मौका दिया सरकार ने कंप्लीट करने का। और एटीएल का मतलब क्या है, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। तो मैम एडवांस टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी का हमने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। मैं जितना पढ़ाऊंगी उतना ही पढ़ना है, ज्यादा मत घुसना, अभी वापस से एडवांस टैक्स का टॉपिक आप अलग से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एडवांस टैक्स लाइबिलिटी बोलता है एस्टिमेटेड टैक्स पेएबल आफ्टर एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, मैट और एएमटी। मतलब जो आप साल भर का पहले टैक्स निकाल लो, एस्टिमेट कर लो क्या कितना टैक्स निकालने वाले हो। और एस्टिमेट क्यों करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भर रहे हैं तो रियल तो असेसमेंट ईयर में ही पता चलता है ना, तो मैं एस्टिमेट करूं कि मेरा कितना है, ठीक है। फिर उसमें मैं क्या रखूंगी, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, मैट और एएमटी माइनस करने के बाद जो मेरा टैक्स लाइबिलिटी बचता है, ठीक है, उसका मुझे देना है क्या, 15%, 45%, 75% और 100%, ठीक है। तो मैं पूरे साल भर का पहले टैक्स लाइबिलिटी एस्टिमेट करूंगी, उसमें अगर मैंने कोई एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट पे कर दिए तो वो माइनस करूंगी, अगर कोई टीडीएस डिडक्ट हो चुका है तो माइनस करूंगी, टीसीएस कलेक्ट हो चुका है तो माइनस करूंगी, और अगर मैट और एएमटी क्रेडिट है तो वो माइनस कर दूंगी। उसके बाद जो एक्चुअली मेरे जेब से जाना चाहिए उसका 15%, 45, 75 और 100% तक मेरे को भरना है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं आगे, एस्टिमेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एंड करेंट ईयर इनकम। किस हिसाब से एस्टिमेट करोगे, तो पिछले साल कितना कमाया था, इस साल के क्वार्टर अभी तक कितनी सेल हो गई है, तो आप कितना अज्यूम कर रहे हो कि कितना जो है वो क्या बोलते हैं आपका सेल होगा। इट इज पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट, ये जो है वो कितने में पे होता है, 4 इंस्टॉलमेंट में पे होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कब कब रहती है, तो यहाँ पर अभी एक ओवरव्यू कर लो। पहली होती 15 जून, दूसरी होती 15 सितंबर, तीसरी होती 15 दिसंबर और चौथी होती 15 मार्च। मतलब अगर आपका क्वार्टर खत्म हो रहा है अप्रैल मई जून तो 15 जून, जुलाई अगस्त सितंबर 15 सितंबर,
अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो 15 दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च तो 15 मार्च। तो ये जो है वो आपकी क्या है बेटा, ये जो है वो आपकी क्या बोलते हैं इंस्टॉलमेंट की डेट है कि आपको कब कब तक इंस्टॉलमेंट भरना है, और सामने लिखा हुआ है कि कितना परसेंटेज भरना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट अभी आपको ये याद रखना है कि असेसी जो है वो खुद पेमेंट करता है अपनी टैक्स लायबिलिटी का। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है पहले आप ये चीज समझो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि असेसी की टोटल इनकम जो है वो कितनी है, 20 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स ऑन टोटल इनकम 4,29,000 हमने ओल्ड रिजीम से निकाला है, तो हमारा है 4,29,000। तो एडवांस टैक्स हम कितने में भरेंगे, 4,29,000 में, अज्यूमिंग कि हमारा अभी तक कोई एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस एमएट एफडी नहीं है। तो मैंने एस्टिमेट कर लिया एडवांस टैक्स पेड 4,29,000, टैक्स पेबल आ जाएगा मेरा 0। अब एडवांस टैक्स अगर मैंने एस्टिमेट किया 4,29,000, तो 4,29,000 की 15% है इतना, तो ये मेरी पहली इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, सेकंड जो है, तो सेकंड में मैं निकालूंगी 45%, तो 45 में 15 में पहले ही पे चुकी, तो 30% जो है 4,29,000 का, वो मेरी सेकंड इंस्टॉलमेंट में जाएगा। फिर सेम 30% जो है वो थर्ड में आएगा, क्योंकि अभी कितना है 75, 45 हो चुका है, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 30 का ही आया है, तो यार 30%। और फिर लास्ट में है मेरा 25%। तो ये 4,29,000 के ही परसेंटेज है। ठीक है, तो ऐसे करके बस आपको इंस्टॉलमेंट में पे कर देना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी साल भर की एस्टिमेट कर लो, उसकी 4 इंस्टॉलमेंट बना दो। इंस्टॉलमेंट की डेट आपको बता दी गई है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। ठीक है, तो इन चार डेट तक जो है वो आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना। आई होप आई एम क्लियर। ये जो है वो हो गया। एडवांस टैक्स आपको पता लग गया, सेसी वो खुद का टैक्स पेमेंट करता है, जितना टैक्स है उसकी 4 इंस्टॉलमेंट कर देनी है और उसको पे कर देना। बस इतना आप दिमाग में ध्यान रख लो कि खुद की जो टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट करना है, क्योंकि रियल कब भरोगे, रियल अगर इस साल भरोगे तो इस साल आपको जो आपकी टैक्स लायबिलिटी उसको एस्टिमेट कर लो, उसके 4 इंस्टॉलमेंट बना दो और उसको टैक्स पे कर दो। उसके अलावा जो है कुछ भी नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। और यहाँ पे आपको दिखा गया है कि फॉर एग्जाम्पल साल की इनकम 20 लाख है, टैक्स निकाला 4,29,000 और टैक्स का जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट कर दिया है। आई होप आई एम क्लियर। तो ये असेसी है और ये खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 4 इंस्टॉलमेंट में टैक्स जो है वो भर देगा। और ये कब हो रहा है बेटा, ये प्रीवियस ईयर की बात चल रही है। फाइनल कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर में होगा, तब मैं एडवांस टैक्स माइनस कर दूंगी जितना भरा हुआ है और बैलेंस टैक्स पे करूंगी, और ज्यादा पे कर दिया तो रिफंड ले लूंगी। बट प्रीवियस ईयर में मुझे ये करना पड़ेगा। ठीक है, और एडवांस टैक्स किसको भरना पड़ता है, तो एडवांस टैक्स भरना पड़ता है अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 10,000 से ज्यादा है इस साल में, तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है जिसकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, तो उसको एडवांस टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, एडवांस टैक्स कौन भरता है, 10,000 से ज्यादा की अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी तो आपको भरना पड़ेगा। 10,000 और मोर, मतलब 10,000 भी है तो भी एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। 10,000 और मोर की टैक्स लायबिलिटी है और रेसिडेंट सीनियर सिटीजन और नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम, ये क्या है बेटा, एक्सेप्शन। मतलब इनको एडवांस टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। मैम क्या होगा एडवांस टैक्स नहीं भरूँ, ऑब्वियसली बात है, इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, आपको इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234 बी एंड सी। तो इट्स बेटर, आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू पे एडवांस टैक्स अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर है तो। ठीक है, सैलरी वालों को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सैलरी वालों को उनका टीडीएस कट जाता है, तो उनको एडवांस टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी एडवांस में ही टैक्स कट जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, टीडीएस। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दिमाग में डाल लो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, अब ये है हमारा बबलू और ये है हमारा चपलू, तो हम लोग ने नाम रखा है बबलू एंड चपलू। ठीक है, अब जो बबलू है ना बेटा वो कौन है, पेयर है, और जो चपलू है वो कौन है, पे है। अब हुआ क्या है कि ये जो चपलू है ना उसने लोन दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है किसको, तो लोन दिया हुआ है 1 करोड़ का, 1 करोड़ का लोन दिया हुआ है किसको, बबलू।
लोन किसने दिया हुआ है? चपलू ने। चपलू ने 1 करोड़ रुपए लोन दिया हुआ है किसको? बबलू को। तो बबलू क्या करेगा? बबलू को पे करना पड़ेगा बेटा इंटरेस्ट, और एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% का अगर लोन है तो कितना इंटरेस्ट आएगा? 10 लाख रुपए। सीधी सीधी बात है, 10 लाख का इंटरेस्ट जो है वो साल भर में उसको भरना है। तो कौन जो है वो देगा? ऑब्वियस सी बात है, लोन किसने दिया है? बबलू ने। तो बबलू जो है वो पेयर है, उसको क्या पे करना है? उसको इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट उसके लिए क्या है? एक खर्चा। ठीक है, तो उसके लिए एक इंटरेस्ट खर्चा है, तो उसको इंटरेस्ट भरना है चपलू को। अब हमने यहाँ बनाया है कि आपका इनवॉइस। तो इंटरेस्ट कितना है बेटा? तो इंटरेस्ट है हमारा 10 लाख का, उसमें से टीडीएस है एट द रेट ऑफ 10%। सी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आती है एट द रेट ऑफ 10%। टीडीएस बोला गया है कि एट द रेट ऑफ 10% जो वो टीडीएस काटना है। तो 10% का टीडीएस मतलब कि 10 लाख का क्या बोलते हैं, 10% हो गया 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए टीडीएस जो है वो डिडक्ट करेगा कौन? बबलू। और पे किसको करेगा? गवर्नमेंट को। और जो बैलेंस अमाउंट है 9 लाख रुपए का, वो किसको पे कर देगा? तो वो पे कर देगा किसको? चपलू को। ठीक है, तो चपलू कौन है? हमारा पे ही है, जिसकी 9 लाख रुपए जो है वो क्या है? इनकम है। अब टेक क्रेडिट ऑफ द टीडीएस डिडक्टेड बाय पेयर। तो पेयर ने जो 1 लाख रुपए का क्या काटा है? बबलू ने 1 लाख रुपए का टीडीएस काटा है, उसकी क्रेडिट किसको मिलेगी? पे को, क्योंकि 10 लाख रुपए तो उसी की इनकम थी ना। मिलना चाहिए कितना था उसको? टेक्निकली 10 लाख, बट 1 लाख रुपए सरकार ने प्रोविजन बनाया कि अब टीडीएस टैक्स डिडक्ट कर लो। तो यहाँ पर बबलू ने टैक्स जमा किया है किसके बदले? चपलू के बदले। तो यहाँ पर क्या चपलू के पास कोई ऑप्शन था कि वो टीडीएस को बचा सकता है? नहीं। इनकम मिलने से पहले ही सरकार ने प्रोविजन बना दिया है कि भाई इसके लिए तो खर्चा है, इसके जेब से तो 10 ही जाना है, चाहे वो 10 का 10 पूरा चपलू को दे दे, या तो 10 में से 1 लाख जो है वो सरकार को दे दे, और 1 लाख जो है वो किसको दे दे? तो 1 लाख जो है वो चपलू को दे दे। तो ये जो बबलू है उसके हाथ में क्या होगा? हमेशा हमेशा 10 लाख रुपए ही उसके हाथ से जाएंगे। तो सरकार ने मैकेनिज्म बनाया कि बबलू को कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 लाख रुपए हमको देने में, शायद चपलू के पास इनकम जाने के बाद वापस ना आए, लेकिन क्या बबलू को कोई दिक्कत होगी? नहीं। बबलू का तो भाई ऐसे भी 10 लाख देना है, वैसे भी 10 लाख देना है। तो सरकार बबलू को बोलती है कि भाई तू दे, तू 1 लाख रुपए हमको दे, और 9 लाख रुपए जो बैलेंस इनकम है वो चपलू को दे दे। तो बबलू ने टैक्स डिपॉजिट किया है गवर्नमेंट को, किसके बदले? चपलू के बदले। ठीक है, तो पेयर जो है उसके लिए हमेशा क्या होगा बेटा? ये कुछ कोई खर्चा होगा। ठीक है, तो पेयर का जो खर्चा है उसके में बोलते हैं सरकार कि आप क्या करो, उसमें से टैक्स डिडक्ट कर लो, और जो नेट पैसा है वो आप पे को वापस कर दो। ठीक है, तो क्या कभी भी बबलू को कोई प्रॉब्लम होगी, पेयर को कोई प्रॉब्लम है टैक्स डिडक्ट करने में? नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस इसको अब क्या होगा? फायदा मिल जाएगा उस टैक्स का कि जो इसके बदले जो 1 लाख रुपए अभी जमा कर दिया है, तो फाइनल टैक्स पेमेंट में समझ जो 1 लाख रुपए जो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, तो मैम ये तो आपने इंटरेस्ट का केस बनाया, तो ऐसे ही ना बहुत सारे केसेस जो है वो सरकार ने बनाए। ऑन एन एवरेज मान लो कि 25 से 30 केसेस होंगे। उसमें वो बोलता है इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, सैलरी है, रेंट है, क्या बोलते हैं, कमीशन है, ब्रोकरेज है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंट के 2-4 सेक्शन है, सेल है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ऐसे करके बहुत सारे ट्रांजैक्शन सरकार ने लिस्ट कर दिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल मान लो 30 ट्रांजैक्शन सरकार ने लिस्ट किए, तो 30 ट्रांजैक्शन जो है उसमें हर किसी को, अगर आप उस ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली वहां पे पेयर का मतलब बोला गया कि वो बिजनेसमैन 1-8 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, कुछ कुछ में अलग अलग है। तो अगर आप पेयर की एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई करते हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो टीडीएस डिसाइड कैसे होते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन में कटेगा, क्योंकि सरकार ने लिस्ट कर दिया है तो आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। सरकार बोलते हैं कि ये 30 ट्रांजैक्शन आप एंटर कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ और आई डोंट नो द एग्जैक्ट लिस्ट, नंबर ऑफ लिस्ट करके। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये 30 ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको, और आप उसमें पेयर का क्राइटेरिया और पे का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हो, तो आपके बीच में टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, अब नीचे क्या बोलता है? ट्रीटमेंट इन बुक्स ऑफ पे, मतलब कौन बेटा? चपलू। चपलू के बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा? बबलू का तो ठीक है भाई कि 10 लाख रुपए निकल गया, 1 लाख रुपए जमा कर दिया टीडीएस में और 9 लाख रुपए वापस कर दिया, तो इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया और ये
इसका खर्चा था, हाँ फेयर के लिए क्या था, खर्चा था, तो इसको फुल डिडक्शन मिल जाएगी। अब इसको क्या मिल जाएगी, सिंस इसने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, बट इसको एक्सपेंस कितना दिखाएगा, ये 10 लाख, ठीक है। भले 1 लाख रुपए सरकार को दिया और 9 लाख रुपए सामने वाले को दिया, बट इसको एक्सपेंस की कितनी डिडक्शन मिलेगी पीजीबीपी में, 10 लाख रुपए की मिल जाएगी। किसको मिल जाएगी, बबलू को। अब बात करते हैं चपलू की इनकम, और इनकम हुई है चपलू को कितनी, 10 लाख। भले 1 लाख रुपए उसी के बदले टैक्स जमा हुआ है ना, ठीक है, तो वो वाली बात है। अब जब भी आप चपलू का क्या निकालोगे, इनकम टैक्स कैलकुलेट करोगे, तो इंटरेस्ट कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। और आपको हमेशा बेटा ग्रॉस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है। मैम हमको मिला तो 9 लाख है, बेटा आपके बदले तो टैक्स जमा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप टैक्स कैलकुलेशन करोगे तो आप इनकम कौन सी लोगे, हमेशा ग्रॉस इनकम लोगे, ठीक है। 10 लाख रुपए की ग्रॉस इनकम आ गई, टोटल इनकम आ गई कितनी, 10 लाख रुपए। तो चपलू की टोटल इनकम आ गई कितनी, 10 लाख। टैक्स ऑन टोटल इनकम हमने निकाला पुरानी रिजीम से 1,17,000, 1,17,000 का टैक्स निकाल दिया। अब नीचे क्या लिखा है, टैक्स डिडक्टेड, टैक्स डिडक्टेड कितना हो चुका है, 1 लाख। तो 1 लाख रुपए टैक्स डिडक्ट हो चुका है, तो बचा हुआ जो है 17,000 जो है, वो बचा हुआ 17,000 जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्स पेबल हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर उसको टैक्स की क्रेडिट मिल गई, किसको, चपलू को, जो उसका टीडीएस डिडक्ट हुआ था, वो टोटल टैक्स उसका निकला 1,17,000, जो क्रेडिट मिली थी उसको, जो टैक्स डिडक्ट हुआ था टीडीएस का, वो 1 लाख रुपए माइनस हो गया। अब चपलू को सिर्फ और सिर्फ कितना टैक्स भरना है, 17,000। तो सरकार ने एक तरीका बनाया ताकि जो है लोग क्या करें, अपनी इनकम को एस्केप ना करें, या टैक्स पेमेंट का पैसा उनका ना खत्म हो जाए, इसलिए जो है सरकार ने ये स्कीम बना दी है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। तो ये बबलू है, ये चपलू है। बबलू को सिंस इसने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है, तो इसको पूरा का पूरा खर्चा जो है वो अलाउ हो जाएगा 10 लाख। तो एक चीज समझ लेना, क्योंकि इसने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, इसने कोई भी घपला नहीं किया है। अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं करता तो कॉन्सिक्वेंस होता, वो अपन पीजीपीपी में पढ़ेंगे। बट अभी मैं आपको क्या बना रही हूँ, मैकेनिज्म पढ़ा रही हूँ कि टीडीएस टीसीएस कैसे काम करता है। तो यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट हुआ, तो इसको पीजीपीपी में खर्चा अलाउ होगा 10 लाख का, और ये चपलू को जो है वो क्रेडिट अलाउ हो जाएगी 1 लाख की। और प्लस चपलू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कितना दिखाएगा, इनकम 10 लाख ही दिखाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 9 लाख मिला तो 9 लाख, आपकी इनकम तो 10 लाख हुई ना, तो आप हमेशा क्या दिखाओगे, ग्रॉस अमाउंट दिखाते हो, नेट अमाउंट नहीं दिखाते हो, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, टीसीएस की। अब यहां पर इसका नाम क्या है, रमेश, चेहरे से ऐसे लग रहा है रमेश, और इसका नाम है मिनी, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, रमेश, और इसका नाम क्या है, मिनी। अब रमेश जो है ना वो सेलर है, और सेलर किसका है, तेंदू लीव्स, बीड़ी पत्ता, ठीक है। सिगरेट फिगरेट नहीं, बीड़ी पत्ते का सेलर है। मैडम बीड़ी पत्ते का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो, क्योंकि भाई बीड़ी पत्ते में टीसीएस लगता है, और उसका रेट चेंज हो गया, 2% हो गया, पहले 2.5% लगता था, ठीक है। तो सरकार ने बीड़ी पत्ते पर रेट कम कर दिया, बधाई हो, अब आप फूक सकते हो। और सरकार प्रमोट आई डोंट नो कर रही कि नहीं, बट टैक्स रेट कम हो चुका है तेंदू लीव्स में, ठीक है। हाँ, नहीं टिम्बर में हुआ है, आई गेस तेंदू लीव्स में 5% है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टिम्बर में हुआ है टैक्स कम, तेंदू लीव्स में नहीं हुआ है। नहीं नहीं, तेंदू लीव्स में 5% है, टिम्बर में कम हुआ है, ठीक है। हम्म। अभी आ जाते हैं पर अपने एग्जाम्पल में, ठीक है। अब रमेश जो है वो क्या बेच रहा है, तेंदू लीव्स, बीड़ी पत्ता जो सेल करता है, ठीक है। तो ये जो है रमेश, उसको अपन लोगों ने नाम रखा है क्या, कलेक्टर। कलेक्टर मतलब जो कलेक्ट करता है, मतलब वो सेलर है। अब सेलर के लिए वो तेंदू लीव्स सेलर है, तो तेंदू लीव्स बेचेगा, तो उसके लिए क्या होगी, इनकम होगी, ठीक है। तो उसको क्या करना है, कलेक्ट 1% टीसीएस ऑन सेल एंड डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, ठीक है। कि 1% का टीसीएस कलेक्ट होगा किसके ऊपर, सेल के ऊपर, और उसके ऊपर वो क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। एंड इनवॉइस टू बी इशूड टू सेलर, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इनवॉइस किसको इशू, इनवॉइस टू बी इशूड बाय सेलर। तो वो कैसे इनवॉइस बनाएगा, अब वो बीड़ी पत्ता बेच रहा है, बीड़ी पत्ते की वैल्यू जो है वो क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी है, 10 लाख। जीएसटी लगेगा उसके ऊपर 12%, अज्यूमिंग, ये सब अज्यूम्ड है, इसमें कोई भी रियल चीज नहीं। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी 12% है,
तो 12% पे लगेगा 1,20,000। तो 1,20,000 कैसे आया, सीधा सीधा गुड्स वैल्यू 10 लाख इंटू 12%, 1,20,000 का क्या हो गया, जीएसटी। अब उसको कलेक्ट करना क्या है, टीसीएस भी कलेक्ट करना है। सी, तेंदु लीव्स के ऊपर जीएसटी भी लगता है और तेंदु लीव्स के ऊपर टीसीएस भी कलेक्ट होता है। तो टीसीएस का रेट क्या है, तो टीसीएस का रेट यहाँ पर 1% लिया, अज्यूमिंग कि 1% है, बट एक्चुअल में तेंदु लीव्स में 5%, एग्जाम्पल की वजह से वो हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल टीसीएस कलेक्ट करना है 1%, 1% ऑन 10 लाख, ठीक है। तो बेटा 10 लाख ओरिजिनल वैल्यू पे 1% कलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी इंक्लूड करके नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि टैक्स के ऊपर टैक्स तो भी कलेक्ट नहीं होता कि आप 10 लाख प्लस 1,20,000 11,20,000 पे टीसीएस निकाल रहे हो, नहीं। सिंस ये ऑलरेडी टैक्स है तो क्या सरकार टैक्स के ऊपर टैक्स कलेक्ट करेगी, नहीं, ये बहुत ही गलत तरीका है कि टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाता। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा कि ये जो है टीसीएस एट द रेट 1% ऑन 10 लाख, तो 10 लाख का 1% कितना होता है, 10,000, ठीक है। तो 10,000 रुपए टीसीएस कलेक्ट करना है। तो यहां पर उसने डिडक्ट किया है क्या पैसा, नहीं। एक चीज ध्यान रखना, कलेक्टेड एट सोर्स का मतलब होता है ऐड करना, डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है। तो जो ये वाला केस था ना, अगर आप कंपेयर करोगे दोनों में, तो यहां पर इसने क्या किया है, सामने वाले की जो इनकम है उसमें से पैसा काटा और बैलेंस पैसा वापस कर दिया। तो यहां पर ये पेयर है, मतलब इसके लिए खर्चा है और इसके लिए इनकम है। तो यहां पर अपन टीडीएस लगा रहे हैं। टीसीएस में क्या होता है, टीसीएस लगता है जब अपन कलेक्टर के ऊपर टैक्स लगाते हैं, मतलब जो सेलर है जिसकी इनकम है और मतलब उसके लिए इनकम है और सामने वाले से पैसे कलेक्ट करना है, उसको पैसा लेना है, ठीक है। तो ये बोलता है कि आप जोड़ के पैसा लो, क्योंकि अगर इसको बोलेंगे कि आप अपनी इनकम में से माइनस करके टैक्स दो तो कभी अग्री नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाले केस में क्या होता है, जो सेलर है उसका वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस उसमें अगर कभी भी हम सेलर को बोलते हैं कि आप एक काम करो 10 लाख के अंदर हमको जीएसटी भी दे दो और उसके अंदर टीसीएस भी 1% दे दो, तो क्या सेलर कभी रेडी होता है, नहीं। वो अपनी इनकम में कभी भी टैक्स देने के लिए रेडी नहीं होता। अगर मैं उसको बोल रही हूँ कि आप बायर से कलेक्ट करके दो तो वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वाले केस में क्या था कि भाई इसकी तो इनकम नहीं एक्सपेंस है तो इसको तो ऐसे भी काटना था, यहाँ पर इसको क्या करना है, कलेक्ट करना है, सामने वाले से पैसा लेना है। तो ये क्या करेगा, ऐड करके लेगा कि 10 लाख इसकी खुद की वैल्यू प्लस उसमें 12% जीएसटी और 1% का टीसीएस। तो अल्टीमेटली टोटल सेल वैल्यू कितनी हो गई है, 11,30,000, ठीक है। तो अब ये जो हमारा रमेश है ना, वो मिनी से कितना पैसा लेगा, तो वो मिनी से लेगा कितना, 11,30,000। अब मिनी जो है वो क्या है, कलेक्टी है, उसका टैक्स कलेक्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि टीसीएस है, वो मतलब हमारी क्या है, बायर है और उसके लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये जो इसकी क्रेडिट है वो कौन लेगा, तो क्रेडिट ऑब्वियस सी बात है कौन लेगी, मिनी लेगी, क्योंकि टैक्स किसने भरा है, मिनी ने। तो जो टैक्स भरता है उसी को क्रेडिट जो है वो मिलती है, मतलब जिसके जेब से टैक्स जाता है उसी को जो है वो क्रेडिट मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो मिनी है उसको कितने क्रेडिट मिलेगी, 10,000 की मिलेगी टीसीएस की इनकम टैक्स के अंदर और 1,20,000 की मिलेगी जीएसटी के अंदर, क्योंकि दोनों टैक्स भरा किसने, मिनी ने भरा है। जेब से किसकी गया है, मिनी की जेब से, मतलब कलेक्टी की जेब से गया, ठीक है। अब ट्रीटमेंट इन दी हैंड्स ऑफ कलेक्टी दैट इज बायर, तो ये किसके हाथ में हो रहा है, मिनी के हाथ में। कि मिनी के हाथ में क्या होगा, तो मिनी की टोटल इनकम हमको पता है क्या, नहीं। इस ट्रांजैक्शन के थ्रू नॉर्मली मिनी की टोटल इनकम हमको नहीं पता है, तो कितना हमने अज्यूम कर लिया है, अज्यूम किया है कितना, 20 लाख। इसको आप चार्ट बुक से देख सकते हो, चार्ट बुक का जो टीडीएस टीसीएस का फर्स्ट पेज है वहां पर ये बना हुआ है, ठीक है। अब टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना है बेटा, 4,29,000, 20 लाख पे हमने निकाला है पुराने रिजीम से। उसके बाद इनकम टैक्स में उसका 1% जो टीसीएस डिडक्ट हुआ उसकी क्रेडिट ले सकती कितनी, 10,000। तो मैम जो 1,20,000 बेटा वो जीएसटी में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ टीडीएस टीसीएस का मिलेगा। तो इनकम टैक्स में जो आपका टीसीएस कटा है 10,000 का, यहाँ पे जो आपने दिया था वो माइनस हो जाएगा और जो नेट टैक्स पेबल है वो 4,19,000 रुपए, ये जो है वो मिनी को भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो ट्रांजैक्शन हम प्रीवियस ईयर में कर रहे हैं तो सरकार के पास टैक्स प्रीवियस ईयर में चला गया और ये जो है ना वो असेसमेंट ईयर में हो रहा है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में हो रहा है, मतलब ये सब चीजें प्रीवियस ईयर में हो रही, तो सरकार के पास टैक्स प्रीवियस ईयर में चला जा रहा है।
फिर ये जो फाइनल कैलकुलेशन है माइनस करके जो फाइनल टैक्स पटाना है, ये कब हो रहा है? ये असेसमेंट ईयर में हो रहा है। तो ये आपको ड्यू डेट तक, ये ड्यू डेट में आपकी हो रहा है जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तब, ठीक है। और ट्रांजैक्शन के टाइम पे आपको ऐसे करना। समझ आया कि क्यों इसको डिडक्टेड बोलते हैं, क्यों इसको कलेक्टेड बोलते हैं? डिडक्ट मतलब माइनस करके जो है वो आपको बची हुई इनकम वापस करनी है। और यहाँ पर ये सेलर है, ये बायर है। तो सेलर बायर के केस में हम क्या लगा रहे हैं? टीसीएस लगा रहे हैं। यहाँ पर पेयर पे के केस में हम क्या लगा रहे हैं? टीडीएस लगा रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन के हिसाब से जो है वो लेवी की जाती है कि हम किससे कलेक्ट कर सकते हैं, किस साइड से कलेक्ट कर सकते हैं टैक्स, उसके हिसाब से जो है वो लेवी की जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिक है एडवांस टैक्स का, टीडीएस का और टीसीएस का। और आई होप कि अभी आपको समझ आ गया होगा। और टीडीएस जो है वो आपका मेन है, आपको ये चीज समझनी है कि अगर इसने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है तो इसको पूरा का पूरा खर्चा 10 लाख अलाउ होगा। लेकिन इसका खर्चा भले 10 लाख है, लेकिन अगर इसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है तो इसको खर्चा अलाउ नहीं होगा, 10 लाख का कम खर्चा अलाउ। तो कितना खर्चा अलाउ होगा, कैसे अलाउ होगा, वो अब अपन अब समझते हैं। अब चले जाओ अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर। अब क्या बोल रहा है ये? सेक्शन 40A, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट। तो 40A1 जो है वो पेमेंट बात करता है किसकी? नॉन रेसिडेंट की। ऊपर देख लेते हैं क्या लिखा है। डिसअलाउंस फॉर टीडीएस डिफॉल्ट, कि अगर तुम टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहे हो सामने वाले का, मतलब सरकार का नुकसान करो, तुम सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अगर तुम क्या कर रहे हो? डिसअलाउंस कर रहे हो, तो उस केस में किसको फर्क पड़ेगा? तो इस उस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को फर्क पड़ेगा, सिर्फ गवर्नमेंट का नुकसान होगा, सामने वाली पार्टी का कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। कैसे नहीं होता ये भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। जैसे अभी तक आपने यहाँ पर देखा है कि अगर टैक्स डिडक्ट हो गया तो क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो अब मैं बता रही हूँ कि व्हेन टैक्स इज नॉट डिडक्टेड तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होता है। व्हेन टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड ऑन एनी ट्रांजैक्शन। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही डीप टॉपिक है बेटा, इसको प्लीज बिल्कुल स्किप मत करना और ध्यान से सारी चीजें जो है वो समझना। व्हेन टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड ऑन एनी ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर हम लोगों ने अपना लिया था कौन? बबलू और चपलू ना। हाँ, अब मैं नाम ही लिख रही हूँ, मैं डायग्राम का तामझाम कर भी सकते हैं क्या? ये रहा, बबलू भी मिल गया, फोटो से भी समझ आ जाएगा। और चपलू, बबलू, चपलू। अब क्या हुआ कि आपको इंटरेस्ट पे करना था। इंटरेस्ट कितने का था? 10 लाख का था। तो इसने 10 लाख रुपए डायरेक्टली 10 लाख पेड एंड टीडीएस नॉट डिडक्टेड। टीडीएस जीरो, टोटल 10 लाख। तो एक्चुअल में टीडीएस एट द रेट 10% काटना था। टीडीएस नॉट डिडक्टेड, ठीक है। तो ये एक्चुअल में टीडीएस इंटरेस्ट पे कितना था? 10%। बट यहाँ पे नॉट डिडक्टेड, तो ये टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे भी लिख देती हूँ नॉट डिडक्टेड, ठीक है, डिडक्टेड नहीं हुआ है। अब अगर इसकी बात करूं, टोटल इनकम का इसका कैलकुलेशन हो रहा है। टोटल इनकम में अगर मैं बात करूं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर ये अपनी इंटरेस्ट इनकम दिखाएगा, तो इंटरेस्ट इनकम तो बेटा इसको ऐसे भी 10 लाख ही दिखाने थे, टीडीएस डिडक्ट हुआ तो तब भी 10 लाख दिखाता, ऐसे भी दिखाता, ठीक है। एफओएस 10 लाख और 10 लाख रुपए इसको पूरा मिल भी गया। अब अपन निकाल लेते हैं टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम आया था 1,17,000।
तो 1,17,000 रुपए जो है टैक्स ऑन टोटल इनकम है। अब माइनस टीडीएस डिडक्टेड, तो टीडीएस डिडक्ट हुआ है क्या? नहीं डिडक्ट हुआ है, तो 0। तो टैक्स पेबल कितना आ गया? 1,17,000। ठीक है, तो जब, और यहाँ पे क्या है? एक्सपेंस, हाँ, पीजीबीपी एक्सपेंस। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये बंदा जो है वो क्या है? रेसिडेंट है। तो पीजीबीपी एक्सपेंस 30% डिसअलाउ हो जाते हैं यहाँ पर। तो पीजीबीपी एक्सपेंस कितना है? 10 लाख इंटू 70%, कितना हो गया? तो 10 लाख और 7 लाख, तो 7 लाख का खर्चा क्लाउड, क्योंकि टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, 30% डिसअलाउ हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखना इस स्क्रीन को, क्या मैं बोलना चाहती हूँ कि टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, तो जो इम्पैक्ट आएगा ना वो बबलू की तरफ में आएगा। चपलू को रियल में देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे टीडीएस डिडक्ट हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा, टैक्स उसका उतना ही है। तो मैम जब चपलू को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो काट क्यों रहे हैं? क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए प्रीवियस ईयर में, दूसरा हर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होना चाहिए। अगर हम टीडीएस टीसीएस का कॉन्सेप्ट ही हटा देंगे तो लोग ये सारे ट्रांजैक्शन को ब्लैक में करेंगे, जिसके कारण टोटल इनकम जो है वो कम हो जाएगी। अब अगर मैं साल के आखिरी में इस पे प्रोविजन रखूं कि आपको साल भर की टोटल इनकम खुद से कैलकुलेट करो और हमको बता दो, तो क्या कभी भी ये जो ट्रांजैक्शंस है वो इनकम टैक्स के सामने आ पाएंगे? क्या नहीं आने वाले। ये बबलू और सबलू आपस में साल भर में क्या कर लेंगे? अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि भाई साल के आखिरी में इतनी इनकम दिखानी, ऐसा। बट साल के स्टार्टिंग में अगर प्रोविजन बनाओ तो साल के स्टार्टिंग में आपको पता ही है ना कि साल के एंड में आपकी कितनी इनकम होने वाली है, क्या है करके। और अगर दो पार्टी और अगर वो रिलेटेड नहीं है तो कोई भी आपके साथ ये टैक्स प्लानिंग जो है वो नहीं करेगा, सारी चीजों को वो लीगल ही रखना चाहेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये अनरिलेटेड भी है तो भी सरकार को कुछ पता नहीं चलेगा अगर टीडीएस की रिपोर्टिंग नहीं होगी तो। अभी टीडीएस की रिपोर्टिंग हो रही तो पता चल रहा है कि जो चपलू है उसकी 10 लाख की इनकम भी है। अगर कल के दिन टीडीएस की रिपोर्टिंग हट जाए तो हमको चपलू की जो इनकम बबलू से मिली है 10 लाख की, ये हो सकता है कि पता ही ना। ठीक है, इसलिए टीडीएस को लाया जाता है। अब समझना इस बात को कि अभी हम लोगों ने टैक्स पे किया 1,17,000, ठीक है, पूरा का पूरा। और पहले भी हम पे कर रहे थे 1,17,000, बट डिफरेंस क्या था कि पहले जो है ना 1 लाख रुपए कट जा रहा था, 1 लाख रुपए जो है वो कट जाता था यहाँ पर और हमको मिलता था 9 लाख। ठीक है, तो 1 लाख रुपए हमने पहले टीडीएस के तौर पे भर दिया और 17,000 रुपए हम जो नेट सरकार को खुद भर देते थे। तो अल्टीमेटली पे के हाथ में जो भार आ रहा है, नेट भार, वो कितना आ रहा है? 1,17,000 का। लेकिन मैं बात करूं बबलू की, मतलब पेयर की, तो उस केस में बेटा उसको पीजीबीपी में 30% ऑफ द एक्सपेंस जो है वो क्या हो जाता है? डिसअलाउड हो जाता है। तो भले ही उसने 10 लाख रुपए इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है, लेकिन पीजीबीपी में वो खर्चा कितना दिखा पाएगा? सिर्फ 7 लाख रुपए ही दिखा पाएगा, क्योंकि उसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है। तो अगर आप रेसिडेंट का टीडीएस नहीं डिडक्ट करते हो तो आपका 30% जो है, 30% एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउड हो जाता है। और अगर आप नॉन रेसिडेंट को नहीं करते हो तो 100% ऑफ द एक्सपेंस जो है वो क्या हो जाता है? डिसअलाउड हो जाता है। तो अगर वो नॉन रेसिडेंट होता तो नॉन रेसिडेंट के केस में फिर यहाँ पर होता पीजीबीपी में आप खर्चा दिखाते कितना? 0, क्योंकि नॉन रेसिडेंट का तो हमको नहीं पता कि कब टैक्स मिलने वाला है। ठीक है, तो सिर्फ नॉन रेसिडेंट का हमको आइडिया नहीं है। तो अगर मैं रेसिडेंट का टैक्स काटना भूल जाती हूँ या नहीं काट पाती हूँ तो मेरे को क्या होगा? 30% ऑफ द खर्चा मैं पीजीबीबी में अलाउ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, और अगर मैं नॉन रेसिडेंट का टैक्स काटना भूल जाती हूँ तो फिर मैं 100% ऑफ द एक्सपेंस जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। तो यहाँ पर फर्क किसको पड़ रहा है? एक तो फर्क पड़ रहा है हमारी सरकार को, सरकार को ही फर्क, बेसिकली लॉस किसका हो रहा है? टैक्स का लॉस किसका हो रहा है? सरकार का हो रहा है। जो 1 लाख रुपए टैक्स सरकार को यहाँ पे मिलना चाहिए था प्रीवियस ईयर में, वो कब मिल रहा है? वो असेसमेंट ईयर में मिल रहा है, और वो भी अगर चपलू ईमानदार है तो मिल रहा है। अगर चपलू ईमानदार नहीं होता तो उस केस में मिलता क्या? नहीं मिलता। तो सरकार को अगर आप देखोगे तो टैक्स मिलेगा बराबर। ठीक है, अगर
अगर चपलू ईमानदार निकलता, ठीक है, चपलू ईमानदार निकलेगा और उसने पूरी इनकम पे अपना टैक्स पटा दिया है, तो यहाँ पर सरकार यही बोलती है कि एक तो हम आपका खर्चा डिसअलाउ कर देंगे अगर आप टीडीएस नहीं काटते हो तो, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बोलता है कि भाई चपलू ईमानदार, चपलू ईमानदार है तो एक्सपेंस डिस अलाउ नहीं होगा। चपलू ईमानदार का मतलब क्या है? चपलू ईमानदार का मतलब है कि एक तो चपलू ने 10 लाख रुपए की इनकम दिखाई, हो सकता है कि टीडीएस नहीं कटा तो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ही नहीं हुआ है, और अगर ये ट्रांजैक्शन ये लोग कैश में कर लेते तो चपलू का 10 लाख रुपए तो ब्लैक में चला जाता। तो चपलू ईमानदार का मतलब एक तो चपलू ने उसको इस इनकम को अपने रिटर्न में इंक्लूड किया है, उसके ऊपर प्रॉपर टैक्स कैलकुलेट किया है और उसको सरकार को पे कर दिया है। तो सरकार को अगर अपना टैक्स, सॉरी, अगर सरकार को अगर अपना टैक्स मिल चुका है तो फिर ये एक्सपेंस जो है वो पूरा अलाउ हो जाएगा, फिर इसमें ये 30% या 100% का जो डिसअलाउंस है वो नहीं लगेगा। तो एक्सेप्शन क्या बोलता है? पहले तो सरकार बोलती कि भाई तुमने टीडीएस नहीं काटा है तो हम तुम्हारा खर्चा डिसअलाउ कर देंगे, हम तुमको खर्चा अलाउ नहीं करेंगे पीजीबीपी के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर तुम क्या करते हो, एक्सपेंस जो अगर तुम्हारा चपलू ईमानदार निकलता है, हाँ, और लास्ट में तुमको एक सर्टिफिकेट भी फर्निश करेगा सीए का कि मैंने टैक्स भर दिया है, तो उस केस में तुमको पूरा खर्चा अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। तो दिस इज व्हेन टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड ऑन एनी ट्रांजैक्शन, और यहाँ पर आपका है टीडीएस डिडक्ट होगा तो क्या होगा, एंड दिस इज टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें लॉस किसका हो रहा है? सरकार का हो रहा है। सरकार भी फिर बोलती है कि भाई एक्सेप्शन, अगर चपलू ईमानदार है तो तुमको एक्सपेंस फिर हम अलाउ कर देंगे, लेकिन अगर चपलू घपलेदार निकला तो उस केस में तुम्हारा खर्चा तो डिसअलाउ हो जाएगा। 30% को डिसअलाउ कर रहे हैं क्योंकि टैक्सेटी एवरेज 30% है, तो इसलिए 30% डिसअलाउ कर रहे हैं। और पीजीबीपी नॉन रेसिडेंट के केस में हम कोई वो नहीं रखना चाहते, मतलब नॉन रेसिडेंट का तुमने टैक्स निकाला, तुमने बहुत बड़ा पाप किया, क्योंकि वो बंदा इंडिया आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, टैक्स मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको गारंटी नहीं है। तो नॉन रेसिडेंट के केस में सरकार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, तो इसलिए प्रोविजन को थोड़ा हार्श बनाए और बोलता है कि भैया नॉन रेसिडेंट के केस में हम 100% खर्चा डिसअलाउ कर देंगे, पीजीबीपी में अलाउ नहीं करेंगे। आई होप आई एम क्लियर। तो अब आ जाते हैं अपन अपनी नोटबुक, तो है डे 21 हो चुका है, डे 20 टेक्स्ट बुक। अब क्या बोलता है ये? व्हेन पेमेंट इज मेड टू नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी, तो अगर जो है मान लो फॉर एग्जांपल मैं पेयर को बोलूं बबलू, अगर बबलू जो पेमेंट कर रहा है किसी को, मतलब चपलू को, और चपलू या तो नॉन रेसिडेंट है या तो कोई फॉरेन कंपनी है, इफ टीडीएस नॉट डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि टीडीएस डिडक्ट करने का भी टाइम लिमिट है, और वो क्या है बेटा? प्रीवियस ईयर। कि आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, लेकिन कब तक नहीं किया है? एक सेकेंड, आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, लेकिन कब नहीं डिडक्ट किया? तो आपने नहीं डिडक्ट किया है कब? प्रीवियस ईयर में। और टीडीएस डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर, आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है, बट नॉट पेड, बट नॉट पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर अंडर सेक्शन 139(1). तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर क्या है? 31 जुलाई, आपको याद है, 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, ठीक है। तो 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर तक अगर आपने क्या नहीं किया है? टीडीएस का पेमेंट नहीं किया है, तो पहला केस क्या बोलता है? टीडीएस नॉट डिडक्टेड, एक तो आपने डिडक्ट नहीं किया इन प्रीवियस ईयर। पहला केस में अगर अट्रैक्ट हो गए कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में डिडक्ट ही नहीं किया बेटा, तो यहाँ पर तो आप क्या बोलते हैं फिर? नॉट डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर, तो आप फर्स्ट केस में अट्रैक्ट। अगर आपने प्रीवियस ईयर के अंदर डिडक्ट कर लिया तो आप पहली कंडीशन पार कर लिए, लेकिन आपने ड्यू डेट से पहले अगर उसको जमा नहीं किया है, ठीक है, ड्यू डेट से पहले नहीं जमा किया है, देन दी होल अमाउंट इज डिसअलाउड। 100% जो चपलू का 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट था वो बबलू का 100% जो बबलू का 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट था वो उसको पीजीबी में क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। हाउएवर इफ टीडीएस इज पेड लेटर, अगर टीडीएस जो है वो लेटर पे हुआ, मतलब बाद में, आप फॉर एग्जांपल जो 1 लाख रुपए का आपका जो क्या बोलते हैं
टीडीएस था, वो अब अगर आप बाद में पे कर देते हो नेक्स्ट ईयर, देन अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट, कि जिस साल में आप पेमेंट करोगे ना बेटा उसी साल में अलाउ होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग एक बनाएंगे टाइमलाइन। ये है आपका 1 अप्रैल, ये है आपका 31 मार्च, प्रीवियस ईयर चल रहा है 25-26, ठीक है। तो आपका जो असेसमेंट ईयर है 31, फॉर एग्जाम्पल अपन मान रहे 31 जुलाई, अपन ये अपनी है, एग्जाम्पल के लिए अपन ले लेते हैं ड्यू डेट है आपकी 31 जुलाई, ये अपन एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। और ये आपका है 31 मार्च 2027, और आपका प्रीवियस ईयर क्या है 25-26, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च, तो ये आपका क्या है बेटा प्रीवियस ईयर है, एक सेकेंड है, ये जो आपका येलो वाला पीरियड है यहाँ से यहाँ, ये आपका प्रीवियस ईयर, तो आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट हो जाना चाहिए कब, प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो केस नंबर 1 बोलता है टीडीएस डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर मीन्स 1 लाख डिडक्टेड अप टू 31 मार्च 2026, कि यहां तक तो डिडक्ट हो ही जाना चाहिए, ठीक है। अगर टीडीएस आपने 31 मार्च 2026 का डिडक्ट, और दूसरा केस क्या बोलता है कि टीडीएस डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर एंड डिपॉजिटेड अप टू, कब तक डिपॉजिट करना है 31 जुलाई, आपकी ड्यू डेट क्या है 31 जुलाई 2026, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, पहली क्या बोलती है, आपको डिडक्ट कर लेना है प्रीवियस ईयर में, पहली कंडीशन पार कर लिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, आपको डिडक्ट करना है प्रीवियस ईयर में, और डिपॉजिटेड अप टू, डिपॉजिट कब तक करना है, तो 31 जुलाई 2026 तक कर लेना है। तो अगर आपने यहाँ पे येलो वाली लाइन तक आपको डिडक्ट कर लेना है, और डिपॉजिट करने का टाइम जो है वो आपकी ग्रीन वाली लाइन तक, ठीक है, कि येलो लाइन तक। अब बेटा आप यहां पर डिडक्ट करके यहां पर भी जमा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपका जो डिडक्ट करने का मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है, ये 1 साल, और पेमेंट का मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है 31 जुलाई। पेमेंट भी आप साल भर में कभी भी कर सकते हो, तो पहले डिडक्ट करोगे तभी तो सरकार को पे करोगे ना, या सभी सरकार को डिपॉजिट करोगे। तो आपको डिडक्ट करने के लिए 1 साल का टाइम लिमिट है, और अगर आपको पेमेंट करना है तो आपका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग का टाइमिंग है कि आप तब तक पेमेंट कर सकते हो। अगर आपने इसमें डिडक्ट अभी तक नहीं किया या पेमेंट अभी तक नहीं किया, देन अलाउड इन प्रीवियस ईयर इट इज एक्चुअली पेड, मीन्स, अब ये समझना, ये बोल रहा है अगर आपने लेट पे किया है, डिडक्शन शैल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। तो अगर आप इसके बाद अगर कभी भी पे करते हो, तो अगर आप मतलब 31 जुलाई के बाद आप पेमेंट करते हो, और आप पेमेंट करते हो ये वाले साल में, तो आपको इस साल में अलाउ होगा, ठीक है। तो अगर आप इस टाइम तक भी पेमेंट कर देते हो ना, ये एक्सटेंडेड टाइम लिमिट तक, तो भी आपको यही प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा। तो अगर आप इस टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट कर देते हो तो आपको इस साल में अलाउ हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस टाइम लिमिट के बाद पेमेंट करते हो तो आपको नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने पे किया है 31/12 को, 31/12 को आपने पेड किया है, तो आपने लेट पे किया है, तो फिर अलाउड इन प्रीवियस ईयर 26-27, तो वो प्रीवियस ईयर 26-27 में अलाउ, ठीक है। तो मैं वापस समझा देती हूँ कि अगर आप अभी पेमेंट करते हो यहाँ तक आप कभी भी पेमेंट कर देते हो इन डेट में, तो आपको प्रीवियस ईयर 25-26 में अलाउ हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट का टाइम लिमिट आपको यहाँ तक दिया हुआ है। तो इस टाइम में आप पेमेंट करोगे तो 25-26 में अलाउ होगा,
और अगर इस टाइम के बाद अगर आप पेमेंट करते हो, ये वाली कोई भी डेट में अगर आप पेमेंट करते हो, तो आपको प्रीवियस ईयर 26-27 में अलाउ होगा, ठीक है। और इसके बाद फॉर एग्जांपल मान लो नेक्स्ट साल ले लेते हो और आप यहाँ पेमेंट करते हो, तो आपको फिर 27-28 में अलाउ होगा, क्योंकि आप 27-28 में पेमेंट करते हो, तो फिर आप जिस साल में पेमेंट करोगे आपको उस साल में, ठीक है। रिडक्शन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। तो अगर आप इससे भी लेटर पे करते हो, मतलब 31 जुलाई के बाद भी अगर आप पेमेंट करोगे, तो आपको ईयर ऑफ पेमेंट में अलाउ होगा, और 31 जुलाई तक पेमेंट कर दोगे तो आपको प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाए। देखोगे आप तो ये टाइम भले असेसमेंट ईयर में, लेकिन आपको एक बेनिफिट दिया जा रहा है कि भले आप ये एक्स्ट्रा टाइम में भी पे कर दोगे तो भी हम आपको इस प्रीवियस ईयर में अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर आप इस एक्स्ट्रा टाइम में भी पे नहीं कर पाओगे तो फिर हम आपको इस प्रीवियस में अलाउ नहीं करेंगे, फिर जिस प्रीवियस ईयर में आप पेमेंट करोगे फिर आपको उसी प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। और आई थिंक अब आपको क्लियर जो है वो हो जाना चाहिए कि क्या बोलते हैं कब अलाउ होगा। और अभी भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, आगे ये बोलता है 201 सेज इफ अ पर्सन फेल्स टू डिडक्ट और डिपॉजिट, कि भाई अगर कोई बंदा फेल हो गया, मतलब बबलू जो है वो फेल हो गया है डिपॉजिट करने में टीडीएस, दे बिकम एन असेसी इन डिफॉल्ट। वो क्या बन जाएगा, असेसी इन डिफॉल्ट बन जाएगा, उसको अपन डिफॉल्टर घोषित कर देंगे। बट द फर्स्ट प्रोविजो टू 201 गिव्स इटसेल्फ अ रिलीफ। यहाँ पर एक रिलीफ दी जा रही, किसको, बबलू को। तो रिलीफ किसके लिए है बेटा, बबलू के लिए, क्योंकि बबलू जो है वो क्या है, पेयर है। हाँ, इफ द पे दैट इज चपलू, अगर चपलू जो है वो क्या निकल जाए, ईमानदार निकल जाए। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया कि अगर चपलू ईमानदार निकल गया तो बबलू की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और बबलू को सारा खर्चा अलाउ हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 201 इटसेल्फ गिव्स अ रिलीफ, कि भले अगर तुम टाइम पे डिडक्ट भी नहीं करो, डिपॉजिट भी नहीं करो, तो ये सारा कॉन्सिक्वेंस जो है वो हट जाएगा अगर चपलू ईमानदार निकल गया तो। लेकिन अगर चपलू ईमानदार नहीं निकला तो फिर उस केस में तो दिक्कत है, ठीक है। तो क्या बोलता है ये बोलता है he has filed his return of income under section 139, ठीक है, कि उसने क्या कर दिया, फाइल कर दिया रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139। चपलू ईमानदार निकला, उसने रिटर्न फाइल किया है, उसने अपनी जो 10 लाख की इनकम है उसको इंक्लूड किया है उस रिटर्न में, और उसने टैक्स पे किया अपना 1,17,000 का जो टैक्स आया था वो चपलू ने पे कर दिया है। एंड पेयर्स ऑब्टेन अ सीए सर्टिफिकेट इन फॉर्म 26A। जो पेयर है मतलब बबलू ने क्या किया है, एक सीएस सर्च क्या बोलते हैं ऑब्टेन कर लिया सर्टिफिकेट फॉर्म 26A कि एक्चुअल में चपलू ने जो है वो क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो ये सर्टिफिकेट देगा कौन, ये चपलू का सीए देगा, ठीक है। तो जो चपलू का सीए है वो क्या करेगा, सर्टिफिकेट देगा कि भाई सारा काम जो है वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन सच 100% और 30% डिसअलाउड सम शैल बी अलाउड इन द ईयर पेई फाइल्स द आरओआई। अब इसमें भी क्या है, ट्विस्ट है कि भैया पेई जब आरओआई फाइल करेगा, पेई जब रिटर्न फाइल करेगा तभी तो सरकार को टैक्स मिलेगा ना, ठीक है। तो तभी जब पेई ईमानदार हो जाएगा, पेई का रिटर्न फाइल हो जाएगा, तब जो है इसका जो डिसअलाउड खर्चा है, नॉन रेसिडेंट के केस में 100% जो डिसअलाउ हुआ था और रेसिडेंट के केस में 30%, वो जो है वो बबलू को अलाउ होता है। तो बबलू को अलाउ तो होगा खर्चा, लेकिन कब अलाउ होगा, जब जो चपलू है वो रिटर्न फाइल कर देगा और सरकार को टैक्स मिल जाएगा। पेयर इज नॉट ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट, तब पेयर को हम असेसी इन डिफॉल्ट नहीं ट्रीट करेंगे। तो नॉर्मली अगर बबलू ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है ऊपर टाइम लिमिट के हिसाब से, तो दे बिकम असेसी इन डिफॉल्ट, तो वो लोग क्या बन जाते हैं, असेसी इन डिफॉल्ट जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि चपलू ईमानदार निकल गया और चपलू ने सारे काम कर दिए, तो फिर हम बबलू को असेसी इन डिफॉल्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन और उसको खर्चा भी अलाउ कर देंगे। तो चपलू ईमानदार कब माना जाएगा, जब उसने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, तब चपलू ईमानदार माना जाएगा। और आपको एक बात और बता दूं कि रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्स पेमेंट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जरूरी है, उसके बिना रिटर्न फाइल होता ही नहीं है। तो रिटर्न फाइल तभी होता है जब आपका टैक्स पेमेंट हो चुका है, अगर आपका टैक्स पेमेंट नहीं हुआ है तो आपका रिटर्न फाइल नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर चपलू ईमानदार का प्रोविजन एंड बबलू गद्दार, मतलब बबलू को फिर भी खर्चा अलाउ हो जाएगा, बबलू की भूल जो ना समझे उसके बदले उसको खर्चा अलाउ हो जाएगा। तो अगर बबलू मान लो 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर देता है तो बबलू को भी इसी प्रीवियस ईयर में मतलब वो मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगी। और अगर
चपलू ने रिटर्न फाइल किया 31 जुलाई के बाद, मतलब अपनी ड्यू डेट के बाद, तो फिर बबलू को इस डेट में नहीं मिलेगा, फिर बबलू को बाद में मिलेगा। तो सरकार को पैसा चाहिए इस डेट तक, इस डेट तक अगर मिल गया, चाहे बबलू दे चाहे चपलू दे, तो फिर इस प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा। और अगर इस डेट तक नहीं मिला तो फिर वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा। अगर इसके बीच मिला तो फिर ये वाले प्रीवियस ईयर में अलाउ। ठीक है, तो वो था पेमेंट टू। ये जो प्रोविजन है सेम टू सेम प्रोविजन है किसके लिए, पेमेंट टू रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो क्या बोलता है ये, एप्लीकेबल ओनली वेयर टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन पेमेंट टू रेसिडेंट। ठीक है, एप्लीकेबल तभी होगा जहां पे टीडीएस डिडक्ट है, डिडक्ट करने के लिए रेसिडेंट का। तो सरकार ने लिस्ट दे दी है कि कब कब आपको रेसिडेंट का टीडीएस काटना है। ठीक है, टीडीएस पहली बात तो सेम केस कि आपने रेसिडेंट का टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है इन प्रीवियस ईयर, यहाँ पे ऐड करना इन प्रीवियस ईयर, और टीडीएस डिडक्टेड यहाँ पे भी ऐड करना इन प्रीवियस ईयर, बट नॉट पेड अप टू, हाँ बाय भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट पेड बाय ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1). तो ये प्रीवियस ईयर वर्ड जो ऐड करना कि डिडक्ट करने का टाइम सिर्फ प्रीवियस ईयर में है, पेमेंट करने का टाइम भले आपको ड्यू डेट तक ऑफ आरओआई तक मिल गया है। ठीक है, तो क्या बोलता है कि 30% ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड, नॉट द फुल अमाउंट। तो वहां पर 100% होते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ 30% होता है। और अगर टीडीएस पेड लेटर, जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर जिस टाइम मतलब ड्यू डेट ऑफ आरओआई के बाद अगर आप टीडीएस जमा कर देते हो, तो उस केस में आपको जो 70% तो पहले ही अलाउड था, वो जो 30% ऑफ द डिसअलाउड अमाउंट है वो अलाउड अर्लियर इन द ईयर ऑफ पेमेंट, कि वो अलाउ हो जाएगा अर्लियर कब, इन द ईयर ऑफ पेमेंट, की आपको ईयर ऑफ पेमेंट में अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया है क्या, पेमेंट क्या बोलते हैं, पेमेंट टू रेसिडेंट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पेमेंट टू रेसिडेंट और पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट। ये आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट वाले केस में कितना, पूरा 10 लाख रुपीज डिसअलाउ होगा अगर डिसअलाउड हुआ, लेट हुआ तो, और फिर आपको 10 लाख रुपीज पूरा अलाउड हो जाएगा। लेकिन सेकेंड वाले केस में आपको कितना डिसअलाउ होगा, तो आपको अगर लेट हुआ तो डिसअलाउड होगा 3 लाख रुपए, और फिर वापस से अलाउ कितना होगा, वापस से 3 लाख रुपए, क्योंकि जितना हमने डिसअलाउ किया था उतना ही तो हम अलाउ करेंगे। मतलब ये वाले केस में अलाउ कितना हो जाएगा प्रीवियस ईयर में अगर नहीं भी डिडक्ट किया तो 7 लाख। तो इतना यहाँ पर डिसअलाउ हुआ है 3 लाख, तो अलाउ वापस से कितना होगा, 3 लाख। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट 48(2), डिसअलाउंस फॉर टैक्स ऑन प्रॉफिट, इनकम टैक्स सरचार्ज सेस पेड ऑन बिजनेस प्रॉफिट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। मतलब इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता, एंड दिस इंक्लूड्स हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि इनकम टैक्स के अंदर अलाउ नहीं होता है। उसके बाद इफ सैलरी इज पेबल आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेसिडेंट एंड टीडीएस नॉट डिडक्टेड और पेड, देन टीडीएस सैलरी, then such salary is not allowed as deduction, never can, इट विल नेवर बी अलाउड एज डिडक्शन। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने इंडिया के बाहर किसी को सैलरी भरी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने हायर किया है इंडिया के बाहर किसी पर्सन को, कोई फॉरेन पर्सन को आपने हायर कर लिया है, मिस्टर मिस काइली, ठीक है, काइली जेनर को आपने हायर किया और आप सैलरी दे रहे हो अपने बिजनेस का, आपने अभी उसको क्या बोलते हैं मार्केटिंग ऑफिसर जो बना लिया, सीएमओ बनाया, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक है, अब आप उसमें सैलरी टीडीएस डिडक्ट करना भूल गए, इतनी सुंदर थी काइली देख के तो, और उसके बाद क्या बोलते हैं आप अब बाद में उसका टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हो, तो अगर टाइम खत्म हो गया, आपने टीडीएस डिडक्ट टाइम पे नहीं किया है, तो वो आपको सैलरी जो आपने 5 करोड़ की सैलरी फॉर एग्जांपल काइली जानर को देना चाहते थे, तो उसमें आपको कभी भी जो है वो मतलब सैलरी अलाउ नहीं होगी। मतलब 5 करोड़ का जो आपका खर्चा था जो सैलरी का, वो आपको कभी भी अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आपने इंडिया के बाहर सैलरी पे की है और टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है। तो ये जो प्रोविजन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, सैलरी के लिए है। तो अगर आप इंडिया के बाहर पेमेंट करते हो और आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हो, तो सैलरी का पेमेंट करते हो और भूल जाते हो टीडीएस काटना, तो कभी अलाउ नहीं होगा। लेकिन अदर एक्सपेंस का पेमेंट करते हो, भूल जाते हो, तो अगर बाद में पे करते हो तो वो अलाउ हो जाएगा। तो सैलरी कभी अलाउ नहीं होगा, लेकिन जो अदर एक्सपेंस है वो अलाउ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
तो ये वो वाली बात है। एंड यहाँ पे लिख लेना, एंड नेवर बी अलाउड इफ पेड आफ्टर ड्यू डेट। ठीक है, कि अगर आप ड्यू डेट ऑफ आरओआई, ड्यू डेट ऑफ आरओआई, कि ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक, मतलब ड्यू डेट ऑफ आरओआई के बाद अगर आप पेमेंट कर भी देते हो तब कभी अलाउ नहीं होगी क्या, सैलरी का खर्चा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड एम्प्लॉय फंड्स। तो अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ और अदर फंड इज डिसअलाउड अनलेस इफेक्टिव अरेंजमेंट्स आर मेड टू एंश्योर टीडीएस ऑन पेमेंट्स आर मेड फ्रॉम सच फंड टू एम्प्लॉय। मतलब अगर आप अनअप्रूव फंड में पेमेंट करते हो तो आपको अलाउ नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रूव्ड फंड में जो आपने पेमेंट किया है बस उसी का जो डिडक्शन है वो अलाउ हो जाएगा। और एक सेकेंड, तो अगर आप अनअप्रूव फंड में पेमेंट करते हो तो वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। टैक्स ऑन परक्यूजिट्स, हाँ, अगर एम्प्लॉयर जो है, टैक्स इज पेड बाय एम्प्लॉयर और नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट ऑफ एम्प्लॉय, देन एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय बट नॉट अलाउड इज रिडक्शन टू एम्प्लॉयर। अब एक चीज समझना, एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉय है, ठीक है। अब एम्प्लॉयर जो है वो क्या दे रहा है, इसको परक्यूजिट दे रहा है, तो परक्यूजिट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, इसके हाथ में टैक्सेबल होगा, और इसका टैक्स भी कौन पे करेगा, एम्प्लॉय ही पे करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब टैक्स भी तो पे करना पड़े, तो टैक्स एम्प्लॉय, सॉरी, हाँ, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, परक्यूजिट दे रहा है, जो कि किसके हाथ में टैक्सेबल है, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। बट टैक्स ऑन दैट परक्यूजिट, ये टैक्स है, ये जो इसका टैक्स है ना वो कौन पे कर रहा है, ये भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है। ठीक है, मतलब परक्यूजिट तो दिया एम्प्लॉय को, और उसके ऊपर जो टैक्स पे करना था, जो फैसिलिटी उसका इनकम हुआ, तो इनकम के ऊपर टैक्स हो गया, तो वो टैक्स भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है। एक्चुअल में लाइबिलिटी किसकी है, एम्प्लॉय की, क्योंकि भाई उसकी इनकम है तो उसको टैक्स पे करना चाहिए, उसको फैसिलिटी मिली है तो वो उसका इनकम है, तो टैक्स किसको पे करना चाहिए, एम्प्लॉय को करना चाहिए। बट एम्प्लॉय नहीं कर रहा है, कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, तो वो भी तो फैसिलिटी हो गई ना। तो एक तो परक्यूजिट तो फैसिलिटी है ही, प्लस टैक्स ऑन परक्यूजिट भी दूसरी फैसिलिटी हो गई। तो जो टैक्स ऑन परक्यूजिट, जो खर्चा टैक्स का खर्चा कर रहा है एम्प्लॉयर, परक्यूजिट के टैक्स का खर्चा, वो एम्प्लॉयर को वो खर्चा अलाउ ही नहीं होगा। ठीक है, और एम्प्लॉय को जो है वो क्या मिल जाएगा, एग्जेम्प्ट। तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, किसके हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में, कि वो खर्चा एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाए, मतलब वो इनकम जो है वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगी, लेकिन वो जो एक्सपेंस है वो कभी भी एम्प्लॉयर को अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर टैक्स ऑन परक्यूजिट्स। तो ये जो है वो किसका प्रोविजन है, अभी तक अपन लोगों ने पढ़ा टीडीएस का प्रोविजन है। तो टीडीएस का प्रोविजन सबसे पहले क्या बोलते हैं, कि अगर आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हो और आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में, और पे करना पड़ेगा अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग में, नहीं पेमेंट कर, अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको फिर इस प्रीवियस ईयर में खर्चा नहीं अलाउ होगा, फिर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में जब भी आपका टीडीएस का पेमेंट होता है उस प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा। तो इस वाले नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करोगे तो 100% डिसअलाउ होगा। और अगर आपका जो पेई है वो ईमानदार निकल जाता है, चपलू अगर ईमानदार निकल जाता है, तो फिर जो उसको खर्चा अलाउ हो जाएगा, किसको, बबलू, मतलब पेयर को खर्चा अलाउ हो जाएगा। अगर आपका पेई रेसिडेंट है तो सेम प्रोविजन है, बट जो डिसअलाउड अमाउंट है वो 100% की जगह कितना हो जाएगा, 30%। ठीक है, और ये वाले केस में भी, ये जो ये चपलू ईमानदार का केस है वो यहाँ भी एप्लीकेबल होता है ना, हाँ, एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। हाँ, कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो चपलू है वो ईमानदार निकला और उसने बाद में टाइम पे रिटर्न फाइल कर दिया, तो फिर आपको कोई अमाउंट डिसअलाउ नहीं होगा। उसके बाद अगर आप इनकम टैक्स कभी अलाउ नहीं होता, सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया अगर टाइम निकल गया, टीडीएस नहीं डिडक्ट किया, तो वो कभी अलाउ नहीं होगा, बाद में जमा भी कर दोगे तो भी अलाउ नहीं होगा। और अनअप्रूव प्रोविडेंट एम्प्लॉय फंड्स में कंट्रीब्यूट करोगे तो वो अलाउ नहीं होगा। और टैक्स ऑन परक्यूजिट जो है वो एग्जेम्प्ट होता है किसके हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयर को कभी भी खर्चा अलाउ नहीं होता है। इसमें कोई टाइम लिमिट का बात नहीं है कि अभी पे करो कभी पे करो, जब ही पे करोगे एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयर खर्चा नॉट अलाउड। आई होप आई एम क्लियर।
Now, the next topic we have is expense और payments not deductible section 40A. ठीक है, कि जो आपके एक्सपेंस या पेमेंट है, एक्सपेंस या पेमेंट नॉट डिडक्टिबल, तो इसमें सबसे पहला आता है क्या, 40A2। 40A2 क्या बोलता है, पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन रिलेटिव और एसोसिएट्स, कि अगर आप अपने रिश्तेदारों को पेमेंट करते हो तो खर्चा डिसअलाउ होगा, वो भी कौन सा खर्चा, अनरिजनेबल। ठीक है, तो यहां पर अपन इसको ये भी कर सकते हैं, अनरिजनेबल पेमेंट, अनरिजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव। ठीक है, तो एक चीज ध्यान से समझना कि रिजनेबल पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिजनेबल पेमेंट आप अपने रिश्तेदारों को करो, किसी भी करो, घर वालों को करो, घरवाली को करो, बच्चों को करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अनरिजनेबल पेमेंट करते हैं, मतलब मार्केट रेट से बाहर पेमेंट करते हो, तो उस केस में अपन डिसअलाउ करेंगे। अब अनरिजनेबल पेमेंट सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव का डिसअलाउ होगा। अगर आप अनरिजनेबल पेमेंट अपने रिलेटिव को नहीं, किसी को भी कर देते हो जो कि आपके मार्केट के बाहर के टर्म्स है, जो आपके रिलेटिव नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो खर्चा अलाउ हो जाएगा। तो 40A2 प्रॉब्लम किसको है, सिर्फ रिश्तेदारों को अनरिजनेबल पेमेंट करने में। तो जो अनरिजनेबल वाला पोर्शन है वो डिसअलाउ होगा, ऐसा नहीं कि पूरा डिसअलाउ हो जाएगा, नहीं, जो अनरिजनेबल पेमेंट है जो कि हमने रिलेटिव को किया है वो जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो रिलेटिव को यहाँ पर क्या बोला गया, स्पेसिफाइड पर्सन, जो आपके आसपास में जो लोग हैं, जो सरकार ने स्पेसिफाई किया है कि स्पेसिफाइड पर्सन को अनरिजनेबल पेमेंट करोगे तो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा एज पर सेक्शन 40A2। ठीक है, तो क्या बोलता है ये बोलता है इफ एक्सपेंडिचर इज पेड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, कि अगर एक्सपेंडिचर पे हुआ है किसी स्पेसिफाइड पर्सन को, एओ में डिसअलाउ द पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज एक्सेसिव और अनरिजनेबल। तो एओ डिसअलाउ कर सकता है जो एक्सेसिव या अनरिजनेबल वाला पोर्शन है, जो रिजनेबल है वो डिसअलाउ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, ना मूविंग टूवर्ड्स, तो मूविंग टूवर्ड्स स्पेसिफाइड पर्सन, कि हु आर दी स्पेसिफाइड पर्सन। ठीक है, तो स्पेसिफाइड पर्सन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, बट इसको अपन को थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से पढ़ना है। तो अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, बाकी उसको भी अपन चेंज कर देंगे। ठीक है, क्या बोलता है, तो एक साइड लिखा हुआ है असेसी, मतलब हमारी बात चल रही, दूसरा है कि हमारे स्पेसिफाइड पर्सन, मतलब जो हमारे रिलेटेड पर्सन है वो कौन काउंट किए जाएंगे और किसका जो है वो मतलब डिसअलाउड हो जाएगा, कि मैं किसको पेमेंट करूंगी अनरिजनेबल तो डिसअलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है स्पेसिफाइड पर्सन असेसी। तो असेसी अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो मेरा स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, अगर मैं कंपनी, फर्म, एचयूएफ, एओपी हूं तो मेरा कौन है, और अगर मैं ऑल असेसी हूं तो फिर मेरा कौन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी बेटा, इंडिविजुअल की। तो इंडिविजुअल के केस में बोल रहा है उसका रिलेटिव। ठीक है, उसका रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल असेसी। तो रिलेटिव में कौन आता है, सबसे पहले तो बीवी, बच्चे, स्पाउस, चिल्ड्रन, उसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद आपका लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट, तो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, प्लस क्या बोलते हैं आपके डिसेंडेंट्स, मतलब अपने बच्चे। तो वो लोग जो आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाते हैं, जो कि नीचे दी हुई है रिलेटिव की डेफिनेशन। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एनी पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस और प्रोफेशन इफ, मतलब कि अगर कोई बंदा जो है वो बिजनेस प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा है और उसमें मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, यहाँ पर मैं अपने आप को इंडिविजुअल कंसिडर कर रही हूँ, और कोई बंदा बिजनेस प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा है और मेरा जिस बिजनेस में क्या बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल 30% शेयर है और मैं उसको कोई फीस पे कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है फीस टू अ फर्म यू वांट 30% शेयर, जहाँ पर आप 30% शेयर ओन करते हो वहां पर आप फीस पे कर रहे हो, तो वो आपका क्या है, सब्सटैंश मतलब स्पेसिफाइड पर्सन है। एनी पर्सन इन हुज बिजनेस, इंडिविजुअल का क्या है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। उसके बाद अगर किसी बिजनेस में इंडिविजुअल का तो नहीं, बस इंडिविजुअल उसके रिलेटिव का मिला के अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो वो भी काउंट हो जाएगा। तो मैं कंपनी को सैलरी पे कर रही हूँ जहाँ पे मेरी वाइफ का 25, मतलब मेरे हस्बैंड का फॉर एग्जाम्पल मान लो 25% शेयर है। ठीक है, तो उस केस में भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या बोला है, इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल के केस में रिलेटिव कौन आएंगे उसके, तो सबसे पहले आपका आता है क्या, स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर,
ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर और चिल्ड्रन, इतने लोग जो है वो क्या आ जाते हैं, रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस और प्रोफेशन इफ, तो यहाँ पर अगर कोई बंदा बिजनेस प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा है और वहां पर मेरा ऑलरेडी 30% शेयर है और मैं उसको अगर फीस दे रही हूँ तो वो मेरा स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएगा। तो मेरा नहीं है बट मेरे हस्बैंड का फॉर एग्जाम्पल मान लो 25% शेयर है किसी कंपनी में, तो किसी कंसर्न में 25%, 20% से ज्यादा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और मैं उसको अगर सैलरी पे कर रही हूँ उस कंसर्न को, तो उस केस में वो भी क्या है, स्पेसिफाइड पर्सन है। तो आप समझ गए इंडिविजुअल के केस में कौन स्पेसिफाइड पर्सन है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है मैंने लिखा हुआ है बाइब में कि एनी पर्सन इन हुज बिजनेस इंडिविजुअल का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है या तो रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कंपनी हूं, अगर मैं फर्म हूं, एचयूएफ हूं या एओपीबीओआई, ठीक है, तो मेरे लिए कौन बनेगा स्पेसिफाइड पर्सन, तो फिर मेरे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, मेंबर ऑफ द फैमिली एचयूएफ के केस में या तो एओपी, और एनी रिलेटिव ऑफ सर डायरेक्टर, पार्टनर और मेंबर। तो पहले पॉइंट में एक तो डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर और उनके रिलेटिव जो है वो सबके सब जो है वो पहले पॉइंट में कवर हो चुके हैं। ठीक है, फिर इन केस ऑफ कंपनी, अगर आप कंपनी हो तो उस केस में कोई भी पर्सन या रिलेटिव का कंपनी में अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, ठीक है, तो अगर मैं कंपनी हूं और किसी पर्सन का उसके रिलेटिव का मिला के अगर मेरी कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उस केस में वो मेरा स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, एनी पर्सन हु कैरी ऑन बिजनेस प्रोफेशन इन विच कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई और ये सारे लोग डायरेक्टर, पार्टनर, रिलेटिव हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ दैट पर्सन। अगर किसी का बिजनेस है, ठीक है, अगर कोई बिजनेस है जहां पर मेरे जो मैं कंपनी हूं तो मेरा डायरेक्टर या पार्टनर या रिलेटिव मिला के हमारा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, वो दोनों तरफ का है। ठीक है, यहाँ पर कोई सामने वाला जो है पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पर्सन है जिस पर्सन प्लस रिलेटिव है तो उसका मेरी कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, सेकेंड पॉइंट है, या तो जो मेरे डायरेक्टर पार्टनर है और उनके रिलेटिव है उनका किसी कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये जो है वो थर्ड पॉइंट में कवर होगा। सेकेंड पॉइंट में किसी और का हमारे में, सेकेंड पॉइंट में हमारे लोगों का अगर किसी और में, तो वो थर्ड पॉइंट में कवर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या क्या डील किए गए, एग्जाम्पल बोलता है रेंट टू अ फर्म वेयर डायरेक्टर इज अ पार्टनर, मैं रेंट पे कर रही हूँ किसी फर्म को जहां पर मेरा डायरेक्टर पार्टनर है, या तो क्या बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी रिलेटिव का सब्सटैंशियल, मतलब डायरेक्टर के रिलेटिव का किसी फर्म में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और मैं उसको कुछ पे कर रही हूँ, तो वो थर्ड पॉइंट में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट या फिर थर्ड पॉइंट। उसके बाद ऑल एसएससी की बात करें तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो दी गई है, बट इसको ना मैंने क्या किया है, समराइज किया एंड विच इज वेरी इजी फॉर यू। एनी पर्सन हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन योर बिजनेस, अगर किसी पर्सन का, अगर किसी पर्सन का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में, तो वो खुद पर्सन, पर्सन रिलेटेड टू दैट पर्सन और उसका बिजनेस जो है वो आपका सब क्या है, वो आपका क्या बोलते हैं स्पेसिफाइड पर्सन है। अगर किसी पर्सन का आपके बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो वो पर्सन, पर्सन रिलेटेड टू दैट पर्सन, उसके रिलेटिव और उसका खुद का जो बिजनेस है वो आपके लिए क्या बन जाएगा, तो वो आपका स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएगा। तो आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं, बट ये जो है वो उसका अल्टीमेट क्रक्स है जो उसको समझाते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू आवर टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में बस यही बोलता है, सेक्शन 48(2) बोलता है कि अगर आप अनरिजनेबल पेमेंट करते हो अपने स्पेसिफाइड पर्सन को, तो जो आपका अनरिजनेबल वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है आपका 48(3), दैट इज कैश पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000। तो अगर आप 10,000 से ज्यादा पेमेंट करते हो कैश पेमेंट टू एनी पर्सन इन अ डे, अगर आप एक दिन में, अगर आप एक दिन में एक पर्सन को 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट करते हो तो वो डिसअलाउड है। सिर्फ दो ही कंडीशन है और ये दोनों कंडीशन के बीच में क्या है, एंड है। ठीक है, तो इफ एनी पेमेंट, अगर आप एक दिन में एक पर्सन को 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट करते हो तो वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तो एक्सीड्स 10,000 इन जनरल केस और
35,000 पेमेंट टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। अगर आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में आपकी लिमिट है 35,000। पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर में है आपकी लिमिट 35,000। तो सेक्शन 48(3) क्या बोलता है सर? सेक्शन 48(3) बोलता है कि अगर आप 10,000 से ऊपर का पेमेंट करते हो तो एनी पर्सन इन अ डे एक्सीड्स 10,000 जनरल केस में और 35,000 की लिमिट है ट्रांसपोर्टर के केस में। तो ट्रांसपोर्टर के केस में अगर आप 35,000 से ज्यादा कैश पेमेंट करते हो तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। बट ये जो कैश पेमेंट वाली बात है कि आप बोल रहे हो कि कैश पेमेंट जो आप कर रहे हैं, तो कैश पेमेंट नहीं लिखना है आपको। आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है इस मेड बाय अ मोड अदर देन। ठीक है, कि ये फॉलोइंग मोड के अलावा पेमेंट हुआ है। तो कभी भी आपको ऐसे नहीं लिखना है कि आपको कैश पेमेंट नहीं करना है। आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपको पेमेंट करना है बाय अकाउंट पे चेक, बाय अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी अदर मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। आपको उसके थ्रू पेमेंट करना है। ठीक है, तो आपको कभी भी जो है वो ये नहीं लिखना है कि एनी कैश से पेमेंट नहीं करना है। आपको लिखना है इज अ पेड बाय मोड अदर देन बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी अदर मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है, अब एनी अदर मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो एनी अदर मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का मतलब होता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, भीम और आधार पे एक्सपेंडिचर इज डिस अलाउड। ठीक है, इफ एक्सपेंस was allowed earlier due basis but cash payment is more than 10,000 is made later, such cash payment becomes income of that later year। ठीक है, कि वो कैश पेमेंट जो है वो क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा उस लेटर ईयर की। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर मैं 10,000 से ऊपर का क्या बोलते, इस साल जो है मैं अप्रूवल बेसिस फॉलो कर रही हूँ बट इस साल मैंने पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो इस साल मैंने पेमेंट नहीं किया बट मुझे खर्चा अलाउ हो गया है। क्यों अलाउ हुआ है सर? ड्यू बेसिस के कारण। ठीक है, कि खर्चा मुझे अलाउ हो चुका है ड्यू बेसिस के कारण, बट मेरा जो पेमेंट मतलब खर्चा जो है वो अलाउ हो गया ड्यू बेसिस के कारण, बट मैंने नेक्स्ट ईयर पेमेंट किया और मैंने 10,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट कर दिया, तो वो अगले साल जो है वो खर्चा उसकी इनकम बन जाएगी। ठीक है, तो मतलब मेरी इनकम बन जाएगी। तो मैंने अगर क्या बोलते हैं 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट किया है इस साल में, तो इस साल में मेरी वो इनकम बन जाए। ठीक है, तो वही बोल रहा है 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट आपको अलाउड नहीं है इन एनी डे, इन टू एनी पर्सन इन एनी डे। एक दिन में एक पर्सन को 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते। मैम क्या अलग अलग दिन में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तो वो अलाउ हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द पीपल डू इज दे ब्रेक द ट्रांजैक्शन, एक खर्चे की 4 एंट्री कर देते हैं अलग अलग दिन में। दिस इज हाउ दे डिवाइड द ट्रांजैक्शन। उसके बाद ये क्या बोल रहा है? एक्सेप्शन रूल 6DD नो डिसअलाउंस। मतलब फॉलोइंग केसेस में अगर 10,000 से ज्यादा का आप कैश पेमेंट भी करते हो तो डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? नो डिसअलाउंस इफ पेमेंट इज मोर देन 10,000 इज मेड इन कैश अंडर सिचुएशंस लाइक पेमेंट टू गवर्नमेंट, आरबीआई, एसबीआई, कोऑपरेटिव बैंक और एलआईसी। तो अगर आप गवर्नमेंट को, आरबीआई को, एसबीआई को, कोऑपरेटिव बैंक को या फिर एलआईसी को अगर आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट टू गवर्नमेंट वेयर पेमेंट मस्ट बी इन अ लीगल टेंडर तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बेटा सरकार को पेमेंट करो, आरबीआई को पेमेंट करो, तो ये लोग ऑलरेडी बड़े लोग हैं, इनको कैश नहीं दोगे तो कहाँ जमा करोगे कैश अल्टीमेटली? तो यहाँ पर कोई घपले के चांसेस है क्या? नहीं। तो यहाँ पर आप कैश पेमेंट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब तीसरा क्या बोलता है? पेमेंट मेड थ्रू एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, टीटी, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाय बैंक, बिल ऑफ एक्सचेंज और बुक एडजस्टमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब पता है आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज की जो डिस्काउंटिंग होती है वो वाला। और बुक एडजस्टमेंट मतलब कि फॉर एग्जांपल मुझे आपसे पैसे लेने थे और मैंने आपको उसके पैसे लेने थे तो आपने उसके बदले मुझे गुड्स दे दिए, तो कैश का ट्रांजैक्शन हमारे बीच में हुआ ही, तो दैट इज बाय बुक एडजस्टमेंट।
एडजस्टमेंट ऑफ डेट म्यूचुअली ओन, मेरे को इससे लेना, उसको इससे लेना, उसको इससे लेना, तो अल्टीमेटली हमने आपस में घुमा के सेटलमेंट कर लिया, तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ डेट ओड म्यूचुअली, मतलब ओड म्यूचुअली। जहाँ पर कैश पेमेंट नहीं हुआ है, बस आपने कहीं कहीं का डेट जो है वो सेटल कर लिया कि मुझे इसको लेना था, उसको देना था, तो वैसे आपने म्यूचुअली सेटल कर लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, परचेज ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, डेयरी, पोल्ट्री, फिश, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप जो ऐसे चीजें जो डायरेक्टली आप उनके प्रोड्यूसर से खरीद रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सारी चीजों को इंटेंशनली इस लिस्ट में रखा गया है। इंटेंशनली क्यों रखा गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, डेयरी, पोल्ट्री, फिश, कॉटेज इंडस्ट्री, ये जो लोग हैं वो ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, ये जो डे टू डे ट्रांजैक्शन होते हैं और इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो इस वजह से इनको इस लिमिट से बाहर रखा गया है। उसके बाद पेमेंट इन अ विलेज विदाउट बैंकिंग फैसिलिटी, आप ऐसे गांव में पेमेंट को जहाँ में बैंकिंग फैसिलिटी ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप वहां पर कर सकते हो। ग्रेचुइटी रिटायरमेंट बेनिफिट अप टू 50,000 टू एन एम्प्लॉय और हेयर, 50,000 तक का रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो आप कैश पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सैलरी पेड इन कैश एट टेम्पररी पोस्टिंग लोकेटेड इफ एम्प्लॉय हैज नो बैंक अकाउंट देयर, ठीक है। तो आप किसी जगह पे ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पर बैंक अकाउंट की सुविधा नहीं, फैसिलिटी नहीं, और आपको अलग अदर देन योर पोस्टिंग आपको किसी जगह पे भेजा गया टेम्पररी पोस्टिंग के लिए, तो उस केस में आपको कैश पेमेंट किया जा सकता है, ठीक है। पेमेंट बाय प्रिंसिपल टू एजेंट टू मेक कैश ऑन देयर बिहाफ, कि मैंने क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ने एजेंट को पेमेंट किया है कि वो मेरे बिहाफ में पेमेंट कर दे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम ऑथराइज डीलर और मनी चेंजर, तो यहाँ तो आपको पैसा चाहिए ही, मतलब दूसरी करेंसी में चाहिए, इंडिया में चाहिए, बाहर में चाहिए, बट आप पैसा एक्सचेंज करोगे तो आप कैश ही लेके जाओगे दूसरी करेंसी में, ठीक है। तो वो जो है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कैश में एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसका पूरा डेटा सरकार के पास रहता है कि उसने कहाँ पर किस कौन से पैन नंबर से कितना एक्सचेंज हुआ है करके। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि एक्सेप्शन रूल 6DD कि ये फॉलोइंग केसेस में 10,000 का कैश लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता है, आप 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट कर भी देते हैं तो भी कोई डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर 40A3, तो हमने दो इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ी है, एक है 40A2 और एक है 40A3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है 40A7, तो 40A7 जो है वो क्या बोलता है, 40A7 बोलता है प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी डिसअलाउड, ठीक है, कि अगर आप ग्रेचुइटी का प्रोविजन बनाते हैं तो वो डिसअलाउ, तो बेटा ग्रेचुइटी छोड़ो, किसका प्रोविजन अलाउ होता है, किसका प्रोविजन अलाउ होता है, बोलते हैं कि अब अलाउ, प्रोविजन तो किसी का भी अलाउ नहीं होता है, बट 40A7 जो स्पेसिफिकली ग्रेचुइटी के लिए बना दिया गया है कि अगर आप ग्रेचुइटी का प्रोविजन करते हो तो वो अलाउड नहीं, अनलेस इज एक्चुअली पेड, जब आप एक्चुअल में उसका पेमेंट कर दोगे, जब एक्चुअल में आप ग्रेचुइटी का पेमेंट कर दोगे तो वो अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वापस से हियर टू मी 40A7 बोलता है कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, अगर आप ग्रेचुइटी का पेमेंट करते हैं तो ग्रेचुइटी का पेमेंट जो है वो अलाउड नहीं है एज डिडक्शन, मतलब प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी अलाउड है, लेकिन अगर एक्चुअल पेमेंट आप ग्रेचुइटी का करते हो तो फिर वो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। तो provision for gratuity is not allowed as reduction unless contribution is made to approved gratuity fund or actual payment of gratuity is made during the year, ठीक है। if provision was allowed earlier actual payment will not be allowed again, अगर आपको पहले प्रोविजन अलाउ हो चुका है किसी केस में तो वापस से एक्चुअल पेमेंट में अलाउ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड फंड, सांटे के ऐसे ही बोला है कि अगर आप किसी अनअप्रूव्ड फंड में पेमेंट कर देते हैं, अब ये प्रोविजन बनाया क्यों गया है, बनाया इसलिए गया है कि कई बार जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो फेक डिडक्शंस क्लेम करने के लिए अपना खुद का प्राइवेट फंड बनाते हैं जिनका कोई रेगुलेशन नहीं होता, जहाँ पर एम्प्लॉय का पैसा भी मिसयूज हो सकता है, एम्प्लॉय खुद मतलब क्या बोलते हैं सेफ फील नहीं करेंगे, तो इसीलिए सरकार ने ऐसे किसी फंड को मान्यता नहीं दी है, और सरकार बोलती है कि अगर कोई ऐसा फंड या कोई ऐसा एक्सपेंस, कोई आप कोई फंड में पैसा जमा कर रहे हो एम्प्लॉय के लिए जो कि अप्रूव्ड नहीं है, जैसे सरकार ने बोला ही नहीं है, सरकार ने बोला है पीएफ, ईपीएफ
सुपरएनुएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड, ये सब सरकार ने बोला है। आपने कोई नया ही पेट फंड फॉर एग्जाम्पल मान लो बना लिया और उस पर चालू कर दिया, क्या बोलते हैं, पैसा जमा करना, तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो वही बोलना चाह रहा है कि नो डिडक्शन फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर टू एनी फंड, ट्रस्ट, सोसाइटी और एओपीबीआई एक्सेट्रा अनलेस इट इज जो अप्रूव्ड है, पीएफ है, सुपर एन्युएशन, ग्रेचुइटी, ये सबको मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। यस, तो यहाँ पर क्या है बेटा आपका, ये जो है वो क्या है, 48(2) और ये है आपका 48(3). 48(2) बोलता है पेमेंट अनरिजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव या स्पेसिफाइड पर्सन। 48(3) बोलता है कैश पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 टू एनी पर्सन विच वाज द मोस्ट, मतलब ये दोनों जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है ना। अब 43(b), तो 43(b) के लिए आपको एक चीज पता होना बहुत जरूरी है, विच इज वॉट योर 43(b) में क्या बोलते हैं, ड्यू डेट ऑफ आरओआई। तो इसके आगे लिख लेना ड्यू डेट ऑफ आरओआई, जो को ऑलरेडी आपको पता हुआ है। ठीक है, 43(b) जो है वो क्या बोलता है, एक्सपेंस अलाउड इफ पेड अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई। आपने 43 भी पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, पेमेंट बेसिस बोलते थे कि ड्यू डेट तक पेमेंट हो जाएगा तो अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर अब लिस्ट दी गई है, मतलब अल्टीमेटली आगे के जो प्रोविजंस है उसको हम यहाँ पर कनेक्ट करने वाले हैं और बताएंगे कि कौन से खर्चों का डिडक्शन जो है वो ड्यू डेट तक मिलेगा। तो ये जो 43(b) वाले खर्चे है ना बेटा, बस उसी में लिमिट है कि इसको पेमेंट करना है नहीं करना है, ये वाली बात है। बाकी खर्चों में आपकी कोई लिमिट नहीं है कि पेमेंट करोगे तो डिडक्शन मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। वो डिपेंड करेगा आप कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, अक्रूवल फॉलो करते हैं या फिर कैश फॉलो करते हैं। अक्रूवल फॉलो करते हैं तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बट अगर 43(b) में कुछ बोल दिया है तो फिर वो 43(b) के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो क्या बोलता है, एक्सपेंस अलाउड इफ पेड अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई। तो सर ड्यू डेट ऑफ आरओआई क्या है, तो ड्यू डेट ऑफ आरओआई तो 3 ही है और हमको भी पता है। तो एक है हमारी क्या, 31 जुलाई, एक है 31 अक्टूबर और एक है 30 नवंबर। ठीक है, तो 31 जुलाई किसके लिए है, 31 जुलाई है नॉन ऑडिटेड असेसी के लिए। तो 31 अक्टूबर किसके लिए है, वो है हमारे कैप के लिए। तो कैप मतलब सी मतलब कंपनी, ए मतलब ऑडिटेड असेसी और पी मतलब पार्टनर्स ऑफ ऑडिटेड फर्म। ये पार्टनर्स ऑफ ऑडिटेड फर्म के लिए, ये तीनों के लिए क्या है 31 अक्टूबर, और ये 30 नवंबर है ट्रांसफर प्राइसिंग वालों के लिए, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। आपके लिए दो ही है अभी, क्या, 31 जुलाई और 31 अक्टूबर। ठीक है, अब ये जो है वो क्या है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है। तो अगर आप ड्यू डेट तक पेमेंट कर देते हैं तो रिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरा प्रीवियस ईयर है और ये है मेरा 1 अप्रैल और ये है 31 मार्च 2025-26 सॉरी, तो भले ही खर्चा जो है वो कब का है, अभी का है, लेकिन पेमेंट करने के लिए मेरे को टाइम लिमिट क्या दी गई है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 31 जुलाई। ठीक है, और ये है 31 मार्च 2026। तो ये मेरी ड्यू डेट है अगर, तो फिर मैं यहाँ तक भी पेमेंट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं अगर इसमें पेमेंट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है इस साल में खर्चे का रिडक्शन मिल जाएगी, विच इज वेरी ऑब्वियस। लेकिन मैं अगर यहाँ से यहाँ तक ड्यू डेट तक भी थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है, एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ टाइम दिया गया कि अगर यहाँ तक भी पेमेंट करूंगा तो यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बोलता है कि अगर आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक अगर आप पेमेंट कर देंगे 43(b) एक्सपेंस का, तो फिर आपको रिडक्शन जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक पेमेंट कर देंगे तो आपको रिडक्शन कब मिल जाएगी, 25-26 में मिलेगी। लेकिन अगर आप पेमेंट इसके बाद करते हैं तो फिर आपको रिडक्शन जो है वो मिलेगी कब, 26-27 में। तो अगर आप इस एरिया में पेमेंट करोगे तो आपको रिडक्शन मिलेगी 25-26 में, और अगर आप यहाँ पर पेमेंट करोगे तो आपको रिडक्शन मिलेगी 26-27। ठीक है, तो आओ देखते हैं ऐसे कौन से स्पेशल खर्चे हैं जो कि कवर होते हैं 43(b) के अंदर।
expense allowed if paid up to due date of ROI। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है वो वाले खर्चे होंगे जिनको सरकार जो है वो चाहती है कि टाइम पे पेमेंट हो जाए ताकि सारी चीजें जो वो स्मूथली चलती रहे। ठीक है, तो क्या बोलता है ये, क्लॉज नेचर ऑफ पेमेंट अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। ठीक है, अब टैक्स ड्यूटी सेस और फी पेबल अंडर एनी लॉ। तो बेटा ये तो सरकार का ही पैसा है, कोई भी टैक्स ड्यूटी फीस अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो सरकार क्या खर्चा अलाउ करने वाली है, नहीं। तो अल्टीमेटली किसका पेमेंट है, गवर्नमेंट का पेमेंट है। अब इससे रिलेटेड भी हम लोगों ने एक प्रोविजन पढ़ा है, इससे रिलेटेड टैक्स ड्यूटी सेस क्या बोलता है कि इनकम टैक्स का टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी, ठीक है, इनकम टैक्स का टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी जो है क्या बोलते हैं अलाउ नहीं होता है, और जीएसटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का इंटरेस्ट अलाउ होता है और टैक्स अलाउ होता है, लेकिन पेनाल्टी जो है वो अलाउ नहीं होती है। तो जो इंटरेस्ट और टैक्स अलाउ भी होगा ना वो अलाउ होगा 43B के हिसाब से, और बाकी चीजें जो अलाउ नहीं होगी वो अलाउ नहीं होगी। तो आपको दोनों प्रोविजंस को कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, टैक्स ड्यूटी सेस जो है वो अगर आप टाइम पे पेमेंट करोगे मतलब ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक तो अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। लेकिन वहां पर बोलता है कि डायरेक्ट टैक्स अलाउ नहीं होता और इनडायरेक्ट टैक्स का सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट अलाउ होता है सब्जेक्ट टू 43। ठीक है, तो आपको आई होप वो वाला प्रोविजन जो है वो रिकॉल हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो प्लीज ओपन योर चार्ट बुक और समथिंग और वहां से आप रेफर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या बात करता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, सुपरएन्युएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड और ईएसआई। तो ये किसके लिए है बेटा, ये इम्प्लॉय के लिए, मतलब ये सैलरी वाला प्रोविजन है। तो ये किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, कि सरकार किसका ध्यान रखती है, एम्प्लॉय का ध्यान रखती है। तो ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, और कहाँ पढ़ी हुई है, तो ये हमने पढ़ी है, एक मिनट मैं चैट बुक से ओपन कर लेती तो ओपन करने में इजी होगा। ये चीज हमने पढ़ी हुई है कहाँ पर, यहाँ पर, दैट इज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, कि अगर आप पेमेंट करते हो एसपीएफ में, आरपीएफ में, अप्रूव सुपरएन्युएशन फंड में, अप्रूव ग्रेचुइटी फंड में, या फिर यहाँ, तो अलाउड एज रिडक्शन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। और आप अनअप्रूव जगह में पेमेंट करते हो तो अलाउ नहीं होगा। तो ये जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस ऑलरेडी उस लिस्ट को क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं। ठीक है, ये टैक्स ड्यूटी सेस वाला भी दिखा देती हूँ, ये टैक्स ड्यूटी सेस वाला जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स का टैक्स इंटरेस्ट और पेनाल्टी डिसअलाउड है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का अलाउड है, टैक्स भी और इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट टू व्हाट योर 43। ठीक है, तो यही चीज जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर, अब बात करें किसकी, तो बात करेंगे सॉरी टेक्स्ट बुक में जाना। अब तो वही बोल रहा है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्युएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड सब्जेक्ट टू 43B। थर्ड क्या है, बोनस और कमीशन पेबल टू एम्प्लॉय। तो ये भी किसके लिए है बेटा, एम्प्लॉय के लिए है। फिर फोर्थ, इंटरेस्ट पेबल टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, कि अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो बैंक को, मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, या इनसे आपने लोन लिया और उसको अगर आप पे कर रहे हो तो उस केस में भी आपको 43B लगेगा। तो यहाँ पर किसकी चिंता कर रहे हैं, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंटरेस्ट पेबल टू नोटिफाइड एनबीएफसीज, एनबीएफसीज को भी अगर आप टाइम पे पेमेंट करते हैं तो आपको रिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, फिर इंटरेस्ट पेबल टू स्केड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो बैंक नहीं है वो लोगों ने पर्सनली अपने लिए बनाया है, सरकार ने उसको नहीं बनाया है, तो इसीलिए ना इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं कि इंटरेस्ट पेबल टू स्केड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, बस ठीक है, लेकिन इसमें प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये जो है वो तीनों किसके लिए है, तो ये जो है वो किसके लिए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बनाया गया।
कि अगर आपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आपको 43B 3 केस में लगेगा। तो 3 पॉइंट सरकार ने बैंक के लिए बनाए। अब लीव इनकैशमेंट पेड टू एम्प्लॉइज, कि एम्प्लॉइज को अगर आप लीव इनकैशमेंट देते हो तो उसमें भी आपको 43B टाइम पे पेमेंट करना है। और अमाउंट पेबल टू इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट्स, ठीक है, कि आप अपना क्या बोलते हैं मालगाड़ी में अपना सामान ट्रांसफर करवा रहे हो या फिर ट्रांसपोर्ट सर्विस यूज कर रहे हो या फिर स्टोरेज यूज कर रहे हो, तो उस केस में ये किसके लिए, गवर्नमेंट को पेमेंट है। और ये किसके है, एम्प्लॉय पेमेंट है। ठीक है, तो अगर आप 43B देखते हो तो गवर्नमेंट का कितना पेमेंट है, गवर्नमेंट का पेमेंट है टैक्स ड्यूटी सेस वाला ये, और आखिरी वाला इंडियन रेलवे। ठीक है, तो 2 पॉइंट बेटा किसके लिए बनाए, सरकार के लिए बनाए। बोलता है कि टैक्स ड्यूटी सेस पेबल अंडर एनी लॉ, और दूसरा बोलता है आपका अमाउंट पेबल टू इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट। ठीक है, अमाउंट पेबल टू इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट। और फर्स्ट वाला आपका है टैक्स ड्यूटी सेस पेबल अंडर एनी लॉ। तो ये दोनों जो है वो सरकार के लिए बनाए गए। एम्प्लॉय के लिए बेटा 3 पॉइंट बनाए गए। पहला है आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्युएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड, तो ये जो है वो उसमें आ जाएगा, और ईएसआई। फिर बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज और लीव एनकैशमेंट पेमेंट टू एम्प्लॉयज, ये भी जो है वो टाइम पे हो जाना चाहिए। फिर बैंक के लिए 3 पॉइंट बनाया गया कि इंटरेस्ट पेबल टू पीएफआई, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इंटरेस्ट पेबल टू नोटिफाइड एनबीएफसीज एंड इंटरेस्ट पेबल टू शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है बिल्कुल, तो याद रहेगा कि एम्प्लॉय के लिए कितने पॉइंट है, बैंक के लिए कितना है, गवर्नमेंट अपने लिए जो है वो कितने पॉइंट बनाए। तो ये जो है वो टाइम पे पेमेंट होगा तो अलाउ होगा, टाइम पे पेमेंट नहीं होगा तो अलाउ नहीं होगा। प्लीज इस लेक्चर को आप बार बार देखिएगा, और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो आइटम्स है हो सकता है कि आप भूल सकते हैं, तो यू कैन सी दिस लेक्चर ऑन रेपिटेटिव बेसिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहा है कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू लोन। क्या बोलता है ये, कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू लोन। अगर आपका अनपेड इंटरेस्ट जो है वो फ्रेश लोन में कन्वर्ट हो जाता है डिबेंचर में, देन इट इज नॉट ट्रीटेड एज एक्चुअल पेमेंट, हम उसको एक्चुअल पेमेंट ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन इज अलाउड व्हेन द कन्वर्टेड लोन इज एक्चुअली रीपेड। जो आपका कन्वर्टेड लोन जब सच में रीपेमेंट हो जाएगा तभी आपको रिडक्शन लाओगे। ऐसा नहीं कि एक चीज खत्म करके आपने दूसरी क्रिएट कर ली तो उसमें उसको पेमेंट ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वर्सेस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये चीज ऑलरेडी पहले पड़ी हुई है, बस अभी जो है वो क्या किया जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। तो किस चीज का डिफरेंस बिटवीन है, ये बोलता है कि इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इनकम अंडर सेक्शन 224 ट्रीटेड अंडर सेक्शन, अच्छा ये जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, अगर सी एम्प्लॉयर जो है वो क्या करता है, एम्प्लॉय का पेमेंट, एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन को क्या करता है, डिडक्ट करता है और उसके बाद सरकार को पेमेंट कर देता है। तो एम्प्लॉयर के लिए बहुत ही हार्श प्रोविजन बनाए गए। हार्श प्रोविजन क्या बनाए गए, हार्श प्रोविजन ये बोलता है कि अगर ड्यू डेट ऑफ सच पॉइंट तक एम्प्लॉयर ने पेमेंट नहीं किया तो फिर वो एम्प्लॉयर की इनकम मान ली जाएगी और वो उसको कभी अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अगर एम्प्लॉयर ने उसका पेमेंट ड्यू डेट ऑफ सच फंड तक नहीं किया तो फिर वो एम्प्लॉयर की इनकम बन जाएगी। ठीक है, तो क्या बोलता है, मस्ट बी डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर रिस्पेक्टिव एक्ट, जो भी पीएफ की है या फिर इंश्योरेंस की एक्ट की है वो वाली। की पॉइंट सेक्शन 43B रिलैक्सेशन डज नॉट अप्लाई, कि ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग का जो टाइम है कि ड्यू डेट तक पेमेंट कर दो, रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक, वो इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो सिर्फ एम्प्लॉयर जब अपना खुद का कंट्रीब्यूशन करता है तो उस केस में 43B का डिलेड टाइमिंग मिल जाएगा, लेकिन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए उसको कोई भी डिलेड टाइमिंग जो है वो अलाउड नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयर जो है वो इम्प्लॉय का पेमेंट कर रहा है तो उसको कोई भी टाइमिंग अलाउड नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर अपना खुद का कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, जो डिलेड टाइमिंग है वो मिल जाएगा। और ये 43B है।
ठीक है, आई एम क्लियर। तो सेक्शन 43B क्या बोलता है कि अगर आप ड्यू डेट ऑफ ROI तक पेमेंट कर देते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी।